Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our discussion from unit number 4, and unit number 4 is concerned with the novel. Okay, so there are obviously various types of literature that we have already explored. So we have discussed poetry, we have discussed what is the language or what are the things that make poetry a poetry. Now in this unit we are going to get ourselves introduced to the novel कि novel क्या होता है. ठीक है, ओके जी. तो novels जो हैं, obviously I think you must have an idea कि novel क्या होता है. ठीक है, एक उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको पता होगी कि novel पोइट्री से डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ द स्टाइल. जो उसका स्टाइल है उसकी वजह से. ठीक है, और वो जिस अंदाज में लिखा जाता है, ये जो उसकी लेंथ होती है, सारी चीज़ें जो हैं, और उसका मकसद जो होता है, ये सारी चीज़ें मतलब कि शायरी से, पोइट्री से टोटली डिफरेंट होती हैं. ठीक है, सो हेयर आर द फ्यू डेफिनेशंस ऑफ अ नावल. प्लीज लुक एट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ नावल इज अ prose narrative work which is long enough to be printed as an entire book. कि नावल एक जो होता है, एक तो ये प्रोज में लिखा जाता है, इतनी इसकी लेंथ होती है कि ये किताब की शक्ल में इसको प्रिंट किया जा सके, यानी कि 100 पेजेस, इससे ज़्यादा तकरीबन होता है. ठीक है, जो इससे छोटी लेंथ के होते हैं उनको नॉवेलाज कहा जाता है. प्रोज होती है, पोइट्री नहीं होती, यानी कि रिदम जो होता है वो इस लैंग्वेज के अंदर नहीं होता. पैराग्राफ्स की फॉर्म में ये चीज़ जो है वो मजमून की तरह लिखी जाती है, जैसे एक आम किताब होती है उसके तरीके से लिखी जाती है. A novel portrays characters and presents sequential organizations of actions and scene. एक नावल के अंदर किरदार जो होते हैं उन उनका पोर्ट्रेयल होता है, यानी कि किरदार कशी की जाती है, और इसके अलावा वाक़यात जो हैं उनको एक तरतीब में ऑर्गेनाइज किया जाता है, सीन्स में और एक्शंस में उनको तब्दील किया जाता है. ठीक है, A novel furthermore is also divided into smaller portions called the chapters. के novels को हम chapters के अंदर तकसीम करते हैं, और वो लोग जो कि नावल्स लिखते हैं उनको नावलिस्ट कहा जाता है. इस चीज़ का तो आपको पता होगा. ठीक है, और नावल के अंदर ज़िंदगी की पेचीदगियाँ, कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द लाइफ जो हैं, इनको उजागर किया जाता है, इनको डिस्कस किया जाता है. और उजागर करने का मकसद क्या होता है? इनके सलूशन को ढूंढना, या इनके सलूशन की जाने जाना, या लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये मसाइल हैं जो कि माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, और इन मसाइल की जानिब हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है. तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपको नावल्स के अंदर मिलती हैं. ठीक है, नावलिस्ट प्रोड्यूस नावल्स दैट हैव टेंशन ऑफ अ ड्रामा, द टाइप ऑफ कमेंट्री फाउंड इन एन ऐसे, एंड द इमेजरी एंड रिदम ऑफ अ पोएम. कि नावल जो है वो सारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का मिक्सचर है, यानी कि वो टेंशन या वो जो आप ये कहें कि उलझाव आपके ज़हन में होता है, कहानी जब आप कोई देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो आप कहते हैं कि यार इसका इख्तिताम कब होगा. तो नावल्स जो हैं उनके अंदर भी प्लॉट होता है, मतलब कि ड्रामे की तरह, और वो आपको अपने अंदर उलझा लेता है, आप उसके अंदर जो है वो दिलचस्पी पैदा हो जाती है आपकी. इसके अंदर कमेंट्री भी होती है, मतलब कि एक तो वाकयात बयान किए जा रहे होते हैं, फिर उन वाकयात के ऊपर राइटर की अपनी कमेंट्री भी होती है, इमेजरी भी दिखाई देती है हमें, और बाज़ औक़ात रिदम भी होता है. ठीक है, लेकिन इट इज़ वेरी रेयर, यानी कि पूरे नावल के अंदर रिदम जो है होता है वो नहीं होता. मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं नावल की, जिनके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और वो एग्जिस्ट करती हैं. सो ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इनसे अगर हम सीधा सीधा बात निकालना चाहें तो वो ये है कि नावल इज़ अ पीस ऑफ लिटरेचर दैट डील्स विद ह्यूमन करेक्टर इन अ सोशल सिचुएशन. यानी कि इंसानी किरदार या फिर इंसान जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शन होती है सोशल सिचुएशन, यानी कि माशरे के अंदर. माशरा भी ऑब्वियसली फिर उसके अंदर जो है वो नावल के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है. और नावल की सबसे जो अहम चीज़ है वो है इसका रियलिज़म. रियलिज़म से मुराद क्या है? कि यानी कि ये रियलिटी के नज़दीक होता है, कि जब हम कोई भी नावल पढ़ते हैं तो हमें पता ये लगता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों की बात हो रही है. ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई जैसे शायरी में हमें कुबला खान पोएम पढ़ते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि ये तो कोई ऐसी दुनिया है कि जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहा है. ठीक है,
इसी तरीके से और भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा पोएम्स हैं कि जो कि रियलिटी से हट करें, लेकिन नॉवल जो है इसकी खूबसूरती ये है कि ये रियलिटी के नज़दीक होता है, ठीक है। और ये जो ह्यूमन लाइफ है उसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट, उसकी ऑथेंटिक पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करता है। जिस माशरे में जो भी नावल्स लिखे गए हैं वो अपने माशरे के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। वो जिस इलाके में लिखे जाते हैं वो उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आप हार्डी के नावल पढ़ेंगे तो हार्डी के नावल्स को रीजनल नावल्स कहा जाता है, क्योंकि वो जिस इलाके में रहता था उसने उस इलाके की खूबसूरती को अपने नावल्स के अंदर डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इसी तरह चार्ल्स डिकन्स के नावल्स हैं, उनको आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि वो डिकन्स जो था वो चूँकि लंदन और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे रहता था, वहाँ पर उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी है। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर उसने ये देखा कि छोटे लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, फोर्स्ड लेबर जो है, औरतों से मतलब कि जबरी मुशक्कत करवाई जा रही है, बहुत थोड़ी उनको तनख्वाह दी जा रही है। तो वो सारी अगली रियलिटीज़ जो हैं वो उसने डिस्क्राइब की। इसी तरीके से जो भी नावलिस्ट होते हैं वो जहाँ पर रहते हैं, जिस इलाके के वो रिहायशी होते हैं, उस इलाके की वो चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं। हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल बेप्सी सिद्धवा थी, वो शी वेंट टू अमेरिका, तो उसने पार्टीशन के हवाले से, जो इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई, तो उसके हवाले से उसने जो है वो नावल्स लिखे और उसने अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया। पारसी थी तो उसने इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पारसी ख़ानदान जो हैं उनकी जो हालत ज़ार है उसको डिस्क्राइब किया। एक उसका नावल है द क्रो ईटर्स, ठीक है। एक उसका नावल है द पाकिस्तानी ब्राइड, ठीक है, या द ब्राइड उसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो पार्टीशन के थीम पे डील करती है। तो इसी तरीके से जो भी नावल होते हैं, जो भी उसका राइटर होता है, वो अपने अपने जो उनके थीम्स हैं, जो उनके इलाके या उनके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है, या वो चीज़ जिसको वो देखते हैं, वो उसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। नावल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उन ये टाइप्स आपके सामने लिखी हैं। डिटेक्टिव नावल हैं, जासूसी नावल हैं, ये ज़ाहिर है सारे इमेजिनेटिव नेचर के होते हैं। रोमांटिक नावल्स हैं, इनका थीम जो है वो लव वगैरह होता है, ठीक है। हॉरर सस्पेंस यानी कि ये इसमें कि जिसमें खौफनाक किस्म की मतलब के कहानियाँ होती हैं, सस्पेंस होता है, उनको हॉरर या सस्पेंस नावल कहा जाता है। फिर साइंस फिक्शन आ जाती है, इसमें साइंटिफिक इनोवेशंस जो हैं उनको दिखाया जाता है, एंड हाउ दीज साइंटिफिक इनोवेशंस आर लीडिंग टू चेंज द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल नावल आ जाता है। हिस्टोरिकल नावल्स जो होते हैं ये वो नावल्स होते हैं जो कि किसी पीस ऑफ हिस्ट्री को डील करते हैं, यानी कि अपना किरदार वो हिस्ट्री से लिए जाते हैं, जो वाक़या होता है वो भी हिस्ट्री से लिया जाता है, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली फिर 100% रियलिटी नहीं होती, बल्कि उसको इमेजिनेटिव टच दिया जाता है। और इस तरीके से हिस्टोरिकल नावल जो है वो तख्लीक में आता है। वाल्टर स्कॉट जो था वो हिस्टोरिकल नावल के हवाले से उसका काफ़ी ज़्यादा नाम जाना जाता है, ठीक है। अब हर एक टाइप जो है, ब्रीफ एक आइडिया मैंने आपको दिया। अब हम हर एक टाइप को डिटेल में देखते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके चीफ रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स जो हैं, ये वो ऐसे कौन से नावल्स हैं जो कि इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डिटेक्टिव नावल। डिटेक्टिव नावल मतलब कि जासूसी नावल। जी, तो डिटेक्टिव नावल जैसे कि इसके नाम से ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वो इस किस्म के नावल होते हैं जो कि किसी जासूसी कहानी पर मबनी होते हैं, जो कि किसी जुर्म की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या जिसके अंदर किसी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन जो होती है अ, उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, उस कहानी को जो है वो शो किया जाता है। अंग्रेज़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नावल्स जो हैं वो इसके हवाले से पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगस्ता क्रिस्ट अग अगाथा क्रिस्टी जो है उसके नावल्स काफ़ी ज़्यादा पढ़े जाते हैं, और एक उसका नावल है जो कि काफ़ी मशहूर है, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, ठीक है। वो आज भी इस दुनिया का सबसे जो है वो अच्छा नावल समझा जाता है। फिर उसके बाद सर आर्थर कोनैन डोयल, इनकी एक सीरीज थी जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, शर्लॉक होम्स के नाम से, ठीक है। शर्लॉक होम्स जो है उसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई हैं, अ, अभी भी इसके ऊपर मूवीज़ मज़ीद भी बनती रहती हैं, ठीक है। तकरीबन 60 कहानियाँ हैं जो कि 1887 से लेकर 1927 तक पब्लिश हुई। शर्लॉक होम्स नामी डिटेक्टिव है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म की ऑब्जर्वेशन रखता है, और उस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए वो क्राइम्स जो है वो उनको सॉल्व करता है, ठीक है। तो शर्लॉक होम्स जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। शर्लॉक होम्स में
जो सबसे मशहूर स्टोरी है, क्योंकि उसने 60 स्टोरीज लिखी हैं, तो द हाउंड ऑफ बेस्करविल, द हाउंड ऑफ द बेस्करविल, ये जो कहानी है ये सबसे ज़्यादा मशहूर है सर आर्थर डोयल की कहानियों में से, ठीक है। और ये सारी कहानियाँ जितनी भी हैं 60 की 60, इनका मेन करेक्टर जो है वो शर्लक होम्स है, ठीक है। इसी तरीके से पैरी मेसन की कहानियां हैं, जो कि एक लॉयर था। लॉयर्स जो होते हैं आपको पता है, वैसे ही उनका जो ताल्लुक होता है वो जुर्म और केसेस, और उसमें उनकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टैनली गार्डनर उसका नाम था। स्टैनली गार्डनर जो है, इसने ये पेरी मेसन की सीरीज लिखी, जिसमें सेंट्रल करेक्टर जो है पेरी मेसन है, जो कि एक लॉयर भी है और जो कि एक डिटेक्टिव भी। आप ये कह सकते हैं कि उसने अपने आप को आइडियलाइज किया, ठीक है। और 1933 में इसकी कहानियाँ जो थी इन्होंने अपीयर होना शुरू किया, एंड आफ्टर दैट ये भी काफ़ी अर्से तक चलती रही। तो इंग्लिश ये जो नाम है, ज़ाहिर है मूवीज़ तो शर्लक होम की तो आपने लाजमी देखी होगी, क्योंकि एचबीओ पे काफ़ी ज़्यादा ये मूवीज़ आती हैं। तो लेट्स सपोज कि यू आर नॉट फेमिलियर विद द इंग्लिश राइटर्स और यू हैव नॉट सीन शर्लक होम्स, तो फिर उर्दू लैंग्वेज के अंदर इब्ने सफ़ी या फिर इसरार अहमद का नाम जो है, इससे तो यकीनन आपकी वाकफियत होगी, कि जिन्होंने सीरीज़ हैं इमरान सीरीज़ के नाम से, और इससे तकरीबन हर बच्चा जो है या हर जो आपकी एज का बंदा है वो वाकिफ़ है। फिर इसके अलावा जासूसी दुनिया जो है, ये भी उनकी सीरीज़ है, दो उनकी बड़ी मशहूर सीरीज़ हैं, जिसमें उन्होंने बड़े मशहूर किस्म के डिटेक्टिव करेक्टर्स, जिसमें इमरान है, हमीद है, फरीदी है, इनको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। इसके अंदर आपको मतलब कि मिस्ट्री भी मिलती है, एडवेंचर भी मिलता है, सस्पेंस भी दिखाई देती है, वायलेंस भी उसके अंदर मौजूद है, बाज़ औक़ात रोमांस के एलिमेंट्स जो हैं वो भी हमें इसके नॉवेल्स के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं। अ- अब हालांकि उर्दू का राइटर था, लेकिन यह है कि अगैथा क्रिस्टी जो कि इंग्लिश राइटर है, शी इवन एक्नॉलेज्ड के सब कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट से मुराद यह है कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों जो ये ममालिक हैं, इनमें एक ही अच्छा डिटेक्टिव राइटर है, और वो इब्ने सफ़ी, यानी कि जासूसी नावल लिखने वाला जो राइटर है वो एक ही है, और वो इब्ने सफ़ी है, ठीक है। सो ये थे आपके आप ये कहें कि डिटेक्टिव नॉवेल्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोमांटिक नॉवेल्स। रोमांटिक नॉवेल्स जो हैं, बेसिकली इनकी जो ओरिजिनेशन है वो इंग्लैंड के अंदर ही है, ठीक है। एक बकायदा टाइम पीरियड था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स पढ़ेंगे आप, उसमें आप मुख्तलिफ एजेस देखेंगे, तो उसमें एक रोमांटिक एज कहलाती है, ठीक है। उस रोमांटिक एज में ही तकरीबन इस नावल का आप ये कहें कि आगाज़ भी हुआ, और शार्लट ब्रोंटे, उसका नावल जेन एयर था। इसी की सिस्टर थी एमिली ब्रोंटे, उसका एक नावल है वुदरिंग हाइट्स, बहुत खूबसूरत नावल है, छोटा सा नावल है, एक ही नावल उसने लिखा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बड़ी उसने कमाल की स्टोरी जो है वो उस नावल के अंदर, वुदरिंग हाइट के अंदर लिखी। तो रोमांटिक नावल, ज़ाहिर है जिससे ही इसके नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इट इज़ अ नावल, अ काइंड ऑफ नावल, काइंड ऑफ स्टोरी दैट फोकसेस ऑन द रोमांटिक लव बिटवीन टू पीपल, यानी कि जो मोहब्बत भरी दास्तां होती है, उसको आप ये कहें कि रोमांटिक नॉवेल्स कहा जाता है, ठीक है। और जो एंडिंग है इसमें, रोमांटिक नॉवेल्स की सबसे बड़ी जो खूबी है वो है हैप्पी एंडिंग, यानी कि जितने भी आपके रोमांटिक नॉवेल्स हैं, अगर लेट्स सपोज कि एक लव स्टोरी डिस्क्राइब की जा रही है नावल में, लेकिन एंड उसका जो है वो हैप्पी नहीं है, सो इट विल नॉट बी रोमांटिक नावल, वो तो ट्रेजिक नावल बन जाएगा ना, ट्रेजिडी फिर होगी ना आखिर में, कि आपके जो दो लवर्स थे वो आखिर में यूनाइट नहीं हुए। तो इंग्लिश रोमांटिक नावल्स जो हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो उनकी हैप्पी एंडिंग है, और उस हैप्पी एंडिंग से जो रीडर्स हैं वो इमोशनली सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जेन एयर भी पढ़ाया जाता है। जेन एयर जो है वो शार्लट ब्रोंटे का नावल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसमें मिस्टर रोचेस्टर है और ये खातून है, जो कि लोग ये कहते हैं कि जेन एयर ने अपने आप को वहाँ पे प्लेस किया, कि वो खुद शार्लट ब्रोंटे को रिफ्लेक्ट करती है खातून, ठीक है। तो उसके साथ उसका अफेयर होता है, वो एक दूसरे से लव करते हैं, फिर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे
उनकी शादी हो जाती है, हालांकि रोचेस्टर ऑलरेडी मैरिड होता है, फिर वाइफ उसकी जो है वो शी गोज मैड एंड अल्टीमेटली शी कमिट्स द सुसाइड। और उसके बाद फिर जाके सारे अंग्रेज़ों के हम क्रिश्चियनिटी में आप एक शादी कर सकते हैं, ठीक है, एट अ टाइम यू कैन नॉट गेट मैरिड ट्वाइस। तो आफ्टर द डेथ फिर जाके उनकी जो है वो आप ये कहें कि यूनियन होता है उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद। फिर उसके ऊपर एक और नावल लिखा गया है, वो एक अलग से कहानी है, उसको आप छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद दूसरा नावल जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और ये तकरीबन मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में भी आके जाकर आएगा किसी सेमेस्टर में, प्राइड एंड प्रेजिडिस जो है बड़ा ही मशहूर नावल है अंग्रेज़ी ज़बान का। और जेन ऑस्टिन जो है इसने इस नावल को लिखा है और इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसके ऊपर मूवीज़ बहुत दफ़ा बनाई जा चुकी हैं, यानी कि बार बार इस नावल के ऊपर मूवीज़ बनाई जाती हैं। और ये जो नावल है इसको समझा जाता है कि ये एक ये कहें कि यूनिवर्सल किस्म का नावल है, यानी कि ये आप चाहे ज़माना कितना भी बदल जाए, कि उस ज़माने से हम चाहे जितना मर्जी आगे आ चुके हैं और हम चाहे कितना मर्जी आगे चले जाएं, ये जो कहानी है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, ये हमेशा रेलिवेंट रहेगी, क्योंकि माशरे में इंसान रहते हैं और इंसान जो हैं उनके ताल्लुकात, उनके जज्बात, ये सब कुछ जो है ये हमेशा उनका रेलिवेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें खातून है एलिज़ाबेथ, जिसको लिज़ी के नाम से जो है वो नावल के अंदर जाना जाता है, बार बार उसका निक नेम उसकी सिस्टर्स जो है उसको लिज़ी के नाम से बुलाती हैं, ठीक है। एलिज़ाबेथ एलिज़ाबेथ और जो जिस बंदे के साथ अल्टीमेटली उसकी शादी होती है उसका नाम है डार्सी, ठीक है। ये दो मेन करेक्टर्स हैं जो कि शुरू में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बिकॉज के उनके जहनों में एक दूसरे का इमेज जो है वो अच्छा नहीं बैठता, ठीक है। एंड अल्टीमेटली एट द एंड दे बिगिन टू लाइक ईच अदर, वो और वो ये रियलाइज करते हैं कि हमें जो एक दूसरे के बारे में हमने फर्स्ट इम्प्रेशन लिया था, दैट फर्स्ट इम्प्रेशन वाज नॉट अप्रोप्रिएट, कि वो मुनासिब नहीं था। तो इस तरीके से फिर आखिर में उनकी जो है वो यूनियन होती है। वुदरिंग हाइट का जिक्र आ गया, मैंने आपको ऊपर ऊपर भी बताया था। वुदरिंग हाइट बहुत मशहूर नावल है। आप इसको अगर आपको कभी जो है वो मौका मिले तो वुदरिंग हाइट को आप रीड आउट करें, बड़ा खूबसूरत नावल है। 1847 में पब्लिश हुआ था, एमिली ब्रोंटे का नावल है, ठीक है। ये शार्लोट ब्रोंटे की सिस्टर्स थी, तीन सिस्टर्स थी, ये तीनों लिटरेचर की दुनिया में इनको जाना जाता है। इन्होंने पोइट्री भी लिखी, नावल्स भी लिखे। अच्छा, गॉन विद द विंड है, गॉन विद द विंड अगेन बहुत मशहूर नावल है, ठीक है। और इट वाज रिटन बाय मार्गरेट मिशेल इन 1936। गॉन विद द विंड के ऊपर आपको मूवी भी मिलेगी। लेट्स सपोज कि आप ज़रा नावल जब रीड आउट करना होता है तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो जो अच्छे नावल्स होते हैं उनको फिर आप ये कहें कि मूवीज़ की फॉर्म में भी जो है वो बनाया जाता है। मूवीज़ जितनी भी होती हैं ऑलमोस्ट वो नावल्स के ऊपर ही बेस करती हैं, ठीक है। तो गॉन विद द विंड जो है इसकी मूवी आपको मिलेगी, पुरानी मूवी है लेकिन आप उसको देखें तो वाकई पता चलता है कि भी बहुत ही जो है वो अच्छी मूवी है, ठीक है। देन वी हैव एना कैरेनिना। इट इज़ अगेन अ फेमस लव स्टोरी दैट इज़ रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय जो थे, ही वाज अ रशियन राइटर, रशियन ओरिजिन के थे। और इनकी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज हो जाएं, इनके नॉवेल्स हो जाएं, बहुत ज़्यादा इनके नावल्स और इनकी शॉर्ट स्टोरी जो हैं वो मशहूर हैं। इखलाकी दर्स भी है, उस पर्सपेक्टिव में भी लिखा है, और लव के पर्सपेक्टिव में एना कैरेनिना जो है ये इस पर्सपेक्टिव में उनका नावल जो है वो मशहूर है और बहुत ही इसका आला मकाम है, ठीक है। तो उर्दू लिटरेचर के हवाले से अगर हम आते हैं, ठीक है, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की, उर्दू लिटरेचर में आपको इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा राइटर्स मिलते हैं, ठीक है। और रज़िया भट्ट का नाम एक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जो कि आप ये कहें कि उर्दू की जो अच्छे नावल्स होते हैं उनमें इनका नाम जो है वो आता है, ठीक है। इनके जो नावल्स हैं, नाइला, सा, साइका, नाइजा, ये मुख्तलिफ ख़वातीन के नामों पे सारे इनके नावल्स को नाम दिया गया है। काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी ज़्यादा पढ़े जाते हैं, ठीक है। ए आर खातून जो हैं वो एक और नावल हैं, उनके नावल भी रोमांटिक नेचर के हैं, ठीक है, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है।
द नेक्स्ट काइंड इज द हॉरर, द सस्पेंस एंड द थ्रिलर नॉवल। ठीक है, ये इस किस्म के नॉवेल्स होते हैं जिसमें स्केरी यानी कि खौफ दिलाने वाली खौफनाक किस्म की कोई कहानी जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, स्केरी किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं, सुपर नेचुरल किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि रियल लाइफ में शायद एग्जिस्ट नहीं करते। ड्रैकोला जो है, आप ड्रैकोला के कैरेक्टर से वाकिफ हैं, आप ये समझते हैं कि ड्रैकोला जो है वो एक अपना किस्म है, आप ये कह लें लोगों की किस्म कह लें, या किसी और जो है वो आप ये कहें कि कोई मतलब कि जानवर में भी हो सकता है, आप ये कह लेकिन बेसिकली ड्रैकुला जो है ये एक नावल था, और इसको ब्रैम स्टोकर ने लिखा था। ठीक है, और लेजेंड यानी कि कहानी है एक, अंग्रेज़ों के यहाँ ड्रैकुला के नाम से पाई जाती है। उस कहानी को इन्होंने जो है वो, जैसे हमारे यहाँ इलाकाई कहानियाँ होती हैं जो कि रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, रादर स्पोकन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये ड्रैकुला की कहानी जो कि वहाँ पे अपना मिथ थी, लेजेंड था एक, उसको इन्होंने नावल की फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ। जी, तो इसके अलावा द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हेड जो है, जो कि रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने 1886 में लिखा था। ये बहुत मशहूर है। इसमें डॉक्टर हेनरी जेकिल एंड मिस्टर एडवर्ड हेड की स्टोरी है, जो कि एक पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करती है, एंड दैट मतलब कि पर्सनैलिटी इज ऑफ डुअल ह्यूमन नेचर। अच्छा जी, एडगर एलन पो जो हैं, ही वाज अ वेरी फेमस अमेरिकन राइटर, और इन्होंने भी हॉरर और सस्पेंस की दुनिया में काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं। एडगर एलन पो जो है, पोइट्री में भी इनका नाम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर भी उन्होंने लिखा है। तो एडगर एलन पो की कहानियाँ हैं द ब्लैक कैट, द मॉस्क ऑफ द रेड डेथ, द पिट एंड द पेंडुलम एंड द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द उशर। ये इनकी स्टोरीज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, इसके बाद जी सस्पेंस की दुनिया का सबसे आप ये कहें कि मशहूर नावल फ्रैंकनस्टाइन। फ्रैंकनस्टाइन जो है, इट हैज़ आल्सो बीन टर्न इनटू मूवी। इसके ऊपर रिसेंटली इन द रिसेंट पास्ट ऑलमोस्ट यू कैन से 10 to 12 years अगो मूवी बनाई गई थी। फ्रैंकनस्टाइन बहुत मशहूर नावल है। इट वाज रिटन बाय मैरी शैले और 1818 में पब्लिश हुआ था। मैरी शैले जो थी, ये जो फेमस इंग्लिश पोइट हैं पर्सी बिश शैले, शी वाज वाइफ ऑफ हिम। ठीक है, इसमें एक विक्टर फ्रैंकनस्टाइन नामी साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जो कि एक इंसान को बनाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ डेड बॉडी से उसके पार्ट्स लेकर, तो उसको जो है वो ईल्स, इलेक्ट्रिक ईल्स जो हैं उनके ज़रिए पावर किया जाता है, और वो बंदा जो है ही कम्स टू लाइफ, और अल्टीमेटली वो मॉन्स्टर बन जाता है। ठीक है, ये उस नावल के अंदर दिखाया गया है, जो कि एक बड़ा ही थ्रिलर किस्म का नावल है। देन ऑस्कर वाइल्ड का नावल है। ऑस्कर वाइल्ड जो है वो ड्रामास के हवाले से भी मशहूर हैं, शायरी भी लिखी है, और एक इनका नावल है द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे। ठीक है, और ये भी हॉरर की दुनिया में ये जो नावल है काफ़ी मशहूर है। इसके ऊपर भी मूवी भी अवेलेबल है। ऑस्कर वाइल्ड का जो नावल है पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे, रिसेंटली ये मूवी बनाई गई थी, नॉट वेरी लॉन्ग अगो। ठीक है, उर्दू में आप आए तो हिजाब इम्तियाज़ अली का नावल है काली हवेली, और इसमें भी जो है वो बहुत ही खौफनाक किस्म का और सस्पेंस की स्टोरी है। काली हवेली, काली हवेली मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे लिखा है तो आप उसमें से गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये नाम जो होते हैं इटसेल्फ, अदब की दुनिया में मुख्तलिफ राइटर्स का नाम जानना, मुख्तलिफ राइटर्स की कहानियों का एक ओवरऑल आइडिया जो होता है वही होना, वो भी बहुत ज़्यादा जो होता है वो इनफ होता है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। फिर हम आते हैं जी साइंस की दुनिया में हम दाखिल होते हैं। ठीक है, साइंस की दुनिया में यानी कि द वर्ल्ड ऑफ द साइंस। अब ये साइंस जो है ये फैंटेसी भी होती है, इसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक इन्वायरमेंट, स्पेस ट्रैवल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आपने देखी होंगी। ठीक है, तो ये सारी जो इस टाइप की मूवीज़ होती हैं, ये सारी की सारी साइंस फिक्शन के ज़ुमरे में आती हैं। ठीक है, द टाइम मशीन के नाम से एच जी वेल का नावल है द टाइम मशीन। ठीक है, जिसमें
there is a character who builds the time machine so he can go back in time and save his beloved who died in an accident। ठीक है, वो टाइम मशीन बनाता है, वो माजी में जाता है, वो उसको चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ही कैन नेवर चेंज द फैक्ट कि वो बिलवेड उसकी जो है उसकी मौत हो ही जाती है किसी न किसी तरीके से। तो फिर वो फ्यूचर में जाता है, वो माजी में जाकर आगे देख रहा होता है। इसके ऊपर मूवी जो है वो अवेलेबल है, आप मूवी देखें, द टाइम मशीन के नाम से ही मूवी है। ठीक है, सो इट इज़ अवेलेबल देयर। मूवीज जो होती हैं वो आपका टाइम बचाती हैं, क्योंकि वैसे तो एक नावल को रीड आउट करने पे ज़ाहिर है 10-15 दिन लगेंगे अगर आप उसको फुल टाइम डेडिकेट करें, लेकिन वही स्टोरी जो है उसकी अपनी एसेंस में आपको ये कहें कि मिल जाती है मूवीज के अंदर। आप उसको 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर आप उसको पूरी कहानी को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर जॉर्ज ऑरवेल हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने साइंस फिक्शन इन्होंने लिखी है 1984 के नाम से इनकी इनका नावल है, दैट वाज पब्लिश्ड समवेयर इन 1949 और 1950, जिसमें वो दिखाते हैं कि हाउ साइंटिफिक टूल्स यानी कि पर्टिकुलर टेलीविजन जो है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा टू कंट्रोल द लाइव्स ऑफ द पीपल, टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। उन्होंने ये दिखाया कि टेलीविजन जो है उसके ज़रिए लोगों की मॉनिटरिंग हो रही है, उसके ज़रिए उनकी आवाज़, उनकी गुफ्तगू, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं, और एजेंसीज जो हैं वो लोगों पे नज़र रखे हुए हैं। वो उस वक्त टेलीविजन इंट्रोड्यूस करवाया गया था और वो इसको समझते थे कि ये जासूसी का टूल बन जाएगा। तो आज किसी हद तक आप ये कहें कि उनकी बात ठीक भी साबित हो चुकी है, क्योंकि स्मार्ट टीवीज जो हैं वो आ चुके हैं, और स्मार्ट टीवीज जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो जितने भी लोग हैं वो आप उस टीवी का बाज़ का जो है वो ऑडियो उसको वो यूज़ कर सकते हैं। आप आपके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। मोबाइल फ़ोन जो है वो भी आप ये कहें कि उसी टीवी की ही सॉर्ट ऑफ एडवांसमेंट है, जो कि हर बंदे की जेब में है आजकल, और एवरी वन इज़ लाइबल टू बीइंग एग्जामिन्ड बाय द एजेंसी, यानी कि एजेंसी जो है वो उनकी निगरानी कर सकती हैं। देन वी हैव द हिस्टोरिकल नावल। ठीक है, हिस्टोरिकल नावल जो है ये किसी हिस्टोरिकल इवेंट को रिक्रिएट करता है। ठीक है, किरदार जो होते हैं वो भी तकरीबन हिस्ट्री से ही लिए जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली स्टोरी जो है वो 100% आप ये कहें कि रियलिटी बेस्ड तो नहीं हो सकती नावल के अंदर। तो वाल्टर स्कॉट का नाम मैंने पहले भी लिया था जब शुरू में हम इन इसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, तो सर वाल्टर स्कॉट का नाम मैंने लिया था। स्कॉटिश राइटर हैं, हिस्टोरिकल नावल के हवाले से ये मशहूर हैं। पर्टिकुलरली उनको इन्वेंटरी कहा जाता है कि उन्होंने इस फॉर्म को इन्वेंट किया। आइवन हु इनका नावल है, जो कि 12वीं सदी के इंग्लैंड के अंदर सेट किया गया, और इसको काफ़ी ज़्यादा कामयाबी जो है वो हासिल हुई। द गुड अर्थ के नाम से एक नावल है जो कि हिस्टोरिकल फिक्शन का पीस है। इट वाज रिटन बाय पर्ल एस बक। ये नावल जो है 1931 के अंदर पब्लिश हुआ, और इसको नोबेल प्राइज़ जो था फॉर लिटरेचर यानी कि अदब के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया 1938 में। क्यों? क्योंकि ये चाइनीज़ फैमिली की एक विलेज लाइफ, यानी कि जो एक उनकी हिस्ट्री में वो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारा करते थे कल्चरल रेवोल्यूशन से पहले, उस ज़िंदगी को डिस्क्राइब करता है। अब ये एक ऐसा पीस ऑफ हिस्ट्री है जो कि उस हिस्टोरिकल फैक्ट को, उस हिस्टोरिकल लाइफ को प्रिजर्व करता है, यानी कि इससे पहले लोग अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारा करते थे। अच्छा जी, इसके बाद द फार पेविलियंस है। इट इज़ अ नॉवल दैट इज़ रिटन बाय ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री के हवाले से है। इट वाज रिटन बाय एम के 1978 के अंदर पब्लिश हुआ था, एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन इंग्लिश ऑफिसर ड्यूरिंग द ग्रेट गेम। ठीक है, बायोग्राफिकल राइटिंग जो थी वो ऑथर का जो ग्रैंडफादर था उसकी डायरी को इस्तेमाल करके, और जो अपने उसके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस से इंडिया में उनको इस्तेमाल करके, तो उन्होंने इस नावल को लिखा। ठीक है, इसके बाद द लास्ट मुगल नावल है जो कि इंडियन रेबिलियन, यानी कि जिसको हम जो है वो जंग आज़ादी कहते हैं, उसके हवाले से, जिसको 1857 में जिसके नतीजे में जो है वो इख्तिताम हुआ सल्तनत मुगलिया का।
इंडिया के अंदर, ठीक है। उस स्टोरी को, जो आखिरी मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनकी लाइफ को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है इस नावल के अंदर। इट इज़ रिटन बाय विलियम डेलरम्फायल जी। इसके बाद वॉर एंड पीस है। अगेन लियो टॉल्स्टॉय का नाम जो है वो दूसरी दफ़ा आ रहा है। पहले एना कैरेनिना के हवाले से आया था, अब जो है वो वॉर एंड पीस के हवाले से आ रहा है। और इसको भी बहुत ही मशहूर नावल है वॉर एंड पीस, जो कि आप ये कहें कि इट इज़ वेरी फेमस। इसके अलावा फ्रेंच के हवाले से विक्टर ह्यूगो के नावल हैं नोट्रे डेम डी पेरिस एंड द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम, ठीक है। ये दो नावल हैं जो कि फ्रेंच हिस्ट्री के हवाले से हैं। स्कारलेट लेटर है नथेलियन हाथोन का। स्कारलेट लेटर बहुत मशहूर है, इसके ऊपर भी मूवी आपको अवेलेबल है, आप उसके ऊपर मूवी देख सकते हैं। और इसमें जो है वो ये अमेरिकन हिस्टोरिकल मतलब के कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर ये लिखा गया है। देन वी हैव अ टेल ऑफ टू सिटीज दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। डिकन्स का नाम आया था। इट इज़ रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसके हवाले से उसकी कहानी डिस्क्राइब की गई है। 1859 के अंदर है ये। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ये सारे नावल जो हैं ये भी एक उस दौर की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं। सोशल क्रिटिसिज्म, यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो उस वक्त गरीब लोग थे, पर्टिकुलरली जो वर्कर्स थे फैक्ट्रियों के अंदर, उनकी हालत इज़हार को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी खूबसूरत नावल है। आप उसको उसको पढ़ें तो लव स्टोरी भी है, लेकिन ये के साथ साथ ये कहें कि उस एज की हिस्ट्री जो है, उस एज की हिस्ट्री को भी ये नावल प्रिजर्व कर रहा है। देन वी हैव द ग्रेट गेट्सबी बाय एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, ठीक है। इट इज़ एन अमेरिकन नावल, और इसके अंदर जो वर्ल्ड वॉर वन और ये कहें कि उस हवाले से जब अमरीकी बहुत ज़्यादा खुशहाल थे, उस टाइम पीरियड के हवाले से इसको लिखा गया है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से भी, यानी कि स्याह फाम जो अमरीकी हैं उनके साथ जो थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन का इशू था उस एज में, उस टाइम पीरियड में, उसको भी प्रिजर्व किया गया है, उसको भी रिफ्लेक्ट किया गया है द ग्रेट गेट्सबी के अंदर, ठीक है। उर्दू में हिस्टोरिकल नावल्स जो हैं वो नसीम हिजाज़ी का नाम इसमें काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से नावल्स लिखे हैं, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का नावल है। मोहम्मद बिन कासिम के नाम से नावल है, ठीक है। आखिरी मार्का जो है ये इनका नावल है। काफिला हिजाज है, ठीक है, जो कि आप ये कहें कि डिस्क्राइब करते हैं हिस्ट्री को। इसके बाद कुर्रतुल-ऐन हैदर का नाम आता है। कुर्रतुल-ऐन हैदर का नावल काफ़ी मशहूर है, आग का दरिया, ठीक है, द रिवर ऑफ द फायर के नाम से इसको ट्रांसलेट भी किया गया था इंग्लिश के अंदर, जो कि डिस्क्राइब करता है स्टोरी ऑफ द पार्टीशन के वक्त जो लोग थे उनके हालात, और फिर लोगों के साथ क्या हुआ। इसमें एक पर्टिकुलरली ये खातून की स्टोरी है, तो काफ़ी खूबसूरत नावल है वो भी, अगर आप उसको देखें तो। आग का दरिया जो है इसके अंदर हिस्टोरिकल एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, पुरानी आप ये कहें कि हिस्ट्री वहाँ से शुरू होता है, और इंडिपेंडेंट के बाद का जो इंडिया है वो भी वहाँ तक ये मतलब कि मुख्तलिफ हवाले से चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फिर शम्सुर रहमान फ़ारूकी का नावल है क्या चांद था सरेआम, जो कि ये भी हिस्टोरिकल नावल के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। अब इसके हवाले से सवाल आपसे आ सकता है कि जनाब के फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाता है कि व्हाट इज़ रोमांटिक नावल, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स, तो आपको फिर वो एक ना एक नावल की कहानी जो है उसमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि इसी तरीके से साइंस फिक्शन के हवाले से आ सकता है, डिटेक्टिव फिक्शन के हवाले से आ सकता है, किसी भी टाइप के ऊपर आपको जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ नावल की बात करते हैं, ठीक है, कि नावल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, यानी कि ऐसे कौन से बुनियादी एलिमेंट्स हैं जो कि नावल को नावल बनाते हैं। अच्छा, ये नावल आपको पता है ये प्रोज में लिखा जाता है, इसके कुछ अपने रूल्स, कुछ अपने रेगुलेशंस होते हैं, और कुछ इसका अपना जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। इसका एक खास जो है वो
ढांचा होता है। अब नावल के अंदर हम ये कहें कि जी हम मुख्तलिफ बातें कर दें जो कि डिसकनेक्टेड हों, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। नावल को आपस में ज़ाहिर है जब उसकी 100 पेजेस जैसे ज़्यादा की लेंथ होती है तो इट शुड बी निटेड टुगेदर, यानी कि इसको यकजा होना चाहिए, ठीक है। एक सीन दूसरे सीन के साथ अच्छी तरीके से इंटरलिंक्ड होना चाहिए, एक सीन दूसरे सीन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वन सीन एंड दी अदर सीन, यानी कि दोनों जो सीन्स हैं उनमें लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ये कहें कि प्रोग्रेस करने के लिए, यानी कि नावल जो है वो सिस्टमेटिकली एक सीन से दूसरे सीन में जाए, इसके लिए नावल का स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, द बिगनिंग, द मिडल एंड द एंड, ठीक है। यानी कि 3 आप ये कहें कि नावल के पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम इसको तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगनिंग की, द बिगनिंग की, आगाज़ में क्या होता है। कोई भी कहानी, कोई भी नावल जो है, जब उसका आगाज़ होता है तो उसमें सबसे पहले किरदारों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैरेक्टर्स जो हैं। मतलब कि ये नहीं कि ये बताया जाता है कि ये फ़लाँ है, इसकी इतनी उम्र है और ये फ़लाँ है, ये इसका ये रिश्तेदार है। कहानी के अंदाज़ में ही जो नावल के अंदर जो के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आएँगे, उन कैरेक्टर्स को कहानी के अंदाज़ में ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बिगिनिंग के अंदर स्टोरी लाइन जो है, या कहानी किस सिमत में जाएगी या कहानी कहाँ पर पेश आएगी, उस सिमत का भी तारुफ करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कोई भी कहानी जो होती है, कोई भी नावल जो होता है, उसके अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट बयान किया जाता है, कोई ना कोई आप ये कहें कि ऐसा नुक्ता होता है कि जो के पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन वेरियस कैरेक्टर्स। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, दैट वेरी कॉन्फ्लिक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द नावल, क्योंकि वो ज़ाहिर है आगे तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता अगर आप शुरू में यही नहीं बताएंगे कि नावल का मुद्दा क्या है, यानी कि किस मुद्दे पे ये कहानी पेश आ रही है। तो रीडर्स का इंटरेस्ट तो फिर आप गेन नहीं कर सकते। सो इन ऑर्डर टू गेन द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट इन द वेरी बिगनिंग, या जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है उसके अंदर। देन वी हैव मिडल। मिडल जो है वो ऐसा है जिसमें ज़्यादा एक्शन होता है, और मिडल की लेंथ जो है वो इंट्रोडक्शन और जो आखिरी सेक्शन है, कंक्लूडिंग सेक्शन होता है ना, जो एंडिंग सेक्शन है उसकी निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि सारी कहानी जो है वो मिडल के अंदर ही डेवलप होती है। इसके अंदर सिचुएशन पेचीदा होती है, रास्ते की जो मेन किरदार है उसके रास्ते की रुकावटें दिखाई जाती हैं, फिर ये दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से इन रुकावटों के ऊपर से गुजरता है, इन रुकावटों के ऊपर काबू पाता है। अल्टीमेटली फिर एक ऐसा नुक्ता आता है कि जहाँ पे वो जो पूरी टेंशन होती है कहानी की, वो रेजोल्यूशन की जानिब मूव करना शुरू करती है, ठीक है। और फॉलिंग एक्शन जो है उसका आगाज होता है, ठीक है। तो कोई भी मिडल जो है उसके अंदर ये चीज़ें, फॉलोइंग things are included in the middle of a novel. First of all, it contains the progression of the main storyline of the novel involving the characters who change as a result of these events. यानी कि नावल के अंदर किरदार जो होते हैं उनको तब्दील होता दिखाया जाता है, यानी कि जो उनका कोई एक एटीट्यूड होगा, एक उनकी अप्रोच होगी, एक उनका वे ऑफ लाइफ होगा, उसके अंदर तब्दीली दिखाई देती है कि लोग उससे हटते हैं। उससे हट के वो एक नया रास्ता, एक नई अप्रोच, एक नया एटीट्यूड आप कहें कि वो उसको इख्तियार करते हैं, उसको वो अपनाते हैं। अच्छा, करैक्टर्स जो हैं, यानी कि दे कंटिन्यू टू डेवलप, कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। उन गलतियों से सीखने के बाद वो दोबारा वो गलतियां रिपीट नहीं करते, ठीक है। और इसमें सस्पेंस होती है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो है, कि यानी कि जिस चीज़ की तवक्को नहीं होती, इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के वाक़यात जो है वो भी रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम मूव करते हैं जी एंड की जानिब। द एंड इज वेयर द लूज एंड्स ऑफ द स्टोरी आर फाइनली टाइड,
यानी कि एंड वो हिस्सा होता है कि जिसमें चीज़ें जो हैं, तस्वीर जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाती है, कि हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा इसका इसके साथ ये ताल्लुक था, इसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता टेंशन जो होती है मिडल की वो रिजॉल्व होती है, डिसॉल्व होती है, ठीक है। क्योंकि जो रीडर्स हैं, रीडर्स का इंटरेस्ट जो है इतनी देर तक आप ज़ाहिर है कहानी के अंदर कायम जो है वो नहीं रख सकते, और इसमें कहानी की आउटकम के यानी कि वो जो मेन कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया था उस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन क्या है, उस कॉन्फ्लिक्ट का इख्तिताम क्या है, ठीक है। तो इसके बाद कहानी का जल्दी से इख्तिताम होता है, क्लाइमैक्स होता है और रेजोल्यूशन ऑफ द क्लाइमैक्स होता है, ठीक है। तो ये तो नावल के हिस्से हैं जिन हिस्सों के अंदर किसी भी नावल को तकसीम किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द नावल, कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हर एक नावल के अंदर होते हैं। ये हमने बात की थी स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि उसका ढांचा जो होता है नावल का वो कैसे होता है। हर एक नावल के अंदर 6 एलिमेंट्स जो हैं जिनका यहाँ पे जिक्र है, ये आपको हर सूरत दिखाई देंगे, ठीक है। प्लॉट होगा, प्लॉट के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू ऑलरेडी मेरे ख्याल से यूनिट 1 में हो चुकी। सेटिंग होती है, सेटिंग के बारे में भी गुफ्तगू हो चुकी। सेटिंग, प्लॉट जो है कि जिस तरतीब में वाक़यात पेश आते हैं उसको प्लॉट कहा जाता है। सेटिंग है कि सेटिंग का मतलब कि स्टोरी कहाँ पर जो है वो आप ये कहें कि उसको दिखाया जा रहा है, या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये पूरा वाक़या पेश आ रहा है। देन वी हैव द थीम। थीम क्या होता है? थीम इज़ कि ये कहानी लिखी क्यों गई है, इस कहानी के लिखने का मकसद क्या है, ऐसा कौन सा मेन आइडिया है जिस आइडिया को कन्वे किया गया है थ्रू द स्टोरी। देन हाउ द स्टोरी इज टोल्ड, पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव है, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है, कौन से पर्सपेक्टिव में कहानी जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है। फिर स्टाइल है, स्टाइल जो है इसमें लैंग्वेज के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो राइटर का एटीट्यूड है, जो राइटर का लहजा है, जो राइटर का मूड है, मूड जो होता है वो हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, सार्कास्टिक हो सकता है। टोन भी इसी हवाले से वेरी करती है राइटर्स की, ठीक है। तो ये यानी कि ज़बान का इस्तेमाल जो है, एम्बेलिश्ड लैंग्वेज जो है वो स्टाइल को क्रिएट करती है। तो कोई भी नावल, ये फोटो जो है ये आप अपने जहन में रख लें कि अ नावल इट कंटेन्स अ प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टाइल। जब कभी भी आप कोई नावल पढ़ें एज अ स्टूडेंट, तो आप नंबर 1 पे उसके प्लॉट पे फोकस करें कि यानी कि कहानी किस सीक्वेंस में चल रही है। सेटिंग पे फोकस करें कि कहानी कहाँ पर पेश आ रही है। हमेशा जो राइटर्स होते हैं, नॉवेलिस्ट होते हैं, वो सेटिंग को बड़ा एलेबोरेटली डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उसको डिस्क्राइब किया जाता है। किरदार, किरदार जो हैं ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे ज़िंदगी में लोग हमें दिखाई देते हैं, और हम लोगों के बारे में मुख्तलिफ राय कायम करते हैं कि फॉर एग्जांपल यार इसका ताल्लुक अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि बाकी जो ये कहें कि लोगों के साथ इस बंदे का ताल्लुक जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम लोगों के बारे में कमेंट पेश करते हैं ना, यार ये बंदा बहुत ऑनेस्ट आदमी है, यार इस बंदे से कोई काम नहीं होता, लेजी। तो इसी तरीके से जो नावल के अंदर किरदार होते हैं उनका हमें तज्जिया करना होता है, जो उनके एक्शंस हैं, जिस तरीके से उनके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, कीपिंग इन व्यू दोज एक्शंस, कीपिंग इन व्यू व्हाट द कैरेक्टर्स दे आर डूइंग आउट देयर इन द नावल, हम किरदारों के बारे में अपनी राय कायम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं नावल के हवाले से जिनको आपको देखना होता है। अब इन चीज़ों की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ऑफ नावल को डिटेल में थोड़ा सा देखा, इसी तरीके से अब हम एलिमेंट्स ऑफ द नावल या एलिमेंट्स ऑफ द फिक्शन जो है उनको अब हम डिटेल में देखेंगे। जी, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि प्लॉट जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द नावल जो है पूरा, द बिगिनिंग, द मिडल एंड द एंड, ये तीनों चीज़ें मिल मिला के इसके लिए जो सीक्वेंस है उसको हम प्लॉट कहते हैं। तो प्लॉट को हम ये कहें कि ये पूरे स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। इट मूव्स फॉरवर्ड टेकिंग रीडर्स अलोंग व्हाट हैपेंस एंड देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड देन, मतलब कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अब इसमें सीक्वेंस में वाकयात ऐसे नहीं होते कि हम
टाइम के हिसाब से या टाइम सीक्वेंस के हिसाब से उनको अरेंज करें, रादर जिस सीक्वेंस में नावल में आपको पता है कि आखिर का वाकया पहले भी आ जाता है, और पीछे का कोई वाकया जो है वो आगे जाकर फ्लैशबैक की सूरत में भी आ जाता है, ठीक है। सो नैरेटिव थीमेटिक डेवलपमेंट जितनी भी होती है वो सारी मिल मिला के प्लॉट बनाता है, ठीक है। हर प्लॉट के अंदर एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स यानी कि वाकयात जो होता है उनकी एक अच्छी खासी सी तादाद होती है, उन वाकयात को एक खास तरतीब में जो है वो अरेंज किया जाता है, ठीक है। और प्लॉट के जरिए ही हमें सेटिंग का भी पता चलता है। तो इसके अंदर हमें मेन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, यानी कि जो मेन आपका ये कहें कि जो वाकया है, जिस आप ये कह सकते हैं कि वो जो लड़ाई है असल, या जो भी इंसिडेंट है जिसके ऊपर वो स्टोरी बेस करती है, उसको प्लॉट के ज़रिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वही बिगनिंग मिडल एंड है जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर मिडल में क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स के बाद जो है वो रेजोल्यूशन आता है, ठीक है। बेसिक सिचुएशन ये प्लॉट पूरा, यानी कि वाकयात हैं, और वाकयात टेंशन को बढ़ाते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो टेंशन जो है वो एक ऐसे नुक्ते पे पहुंचती है कि जहां से वो फिर अब रेजोल्यूशन की जाने मूव करती है, और अल्टीमेटली रेजोल्यूशन या फिर एंडिंग जो है वो हो जाती है। प्लॉट जो है, अब उसकी एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने आपको जेन एयर जो नावल है शार्लट ब्रोंटे का, उसकी समरी दी है। सारे पूरा नावल तो आप नहीं पढ़ सकते, नावल बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो जेन एयर जो होती है, शी इज़ यंग ऑर्फन गर्ल, और मिसेस रीड जो है, जो कि उसकी आंटी है, अमीर है, वो उसकी परवरिश कर रही होती है, ठीक है। घर में हर बंदा जेन से नफरत करता है, उसकी आंटी भी नफरत करती है, उसकी आंटी की बेटियां जो हैं वो भी जेन से नफरत करती हैं। एक वहाँ पे मुलाजमा है जिसका नाम है बैसी। बैसी जो है वो जेन से कुछ थोड़ी सी काइंडनेस जो है वो मोहब्बत यानी कि दिखाती है उससे, और वो बैसी जेन को स्टोरियां वगैरह सुनाती है, उसके लिए गाने गाती है। एक दिन अच्छा, जेन जो है वो एग्रेसिव नेचर की लड़की है, और एक दिन वो अपने कजन जॉन रीड के साथ लड़ती है, उसकी लड़ाई होती है, और उसके नतीजे में जॉन रीड जख्मी भी होता है थोड़ा सा, यानी कि किताब वगैरह उठा के मारती है उसके मुंह पे। सो एज अ रिजल्ट उसकी आंटी जो है वो जेन को रेड रूम में, घर के अंदर एक रेड रूम है उसके अंदर बंद कर देती है। रेड रूम वो कमरा है जिसके अंदर अंकल रीड जो है उसकी मौत हुई थी। अब ज़ाहिर है छोटे बच्चों के लिए एक ऐसे कमरे के अंदर मतलब कि बंद करना कि जिसमें किसी बंदे की मौत हुई है, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है। और वहां पर वो ज़ाहिर है खौफज़दा हो जाती है, वो ये समझती है, उसको ये लगता है कि उसने अपने अंकल का जब वो भूत देखा है, और वो चीखती है और वहां पर वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो उठने के बाद वो देखती है कि वो जो कि उसकी मुलाजमा है बैसी, वो उसकी निगहदाश्त कर रही है, देखभाल कर रही है, और मिस्टर लॉयड जो कि उनके फैमिली डॉक्टर हैं। एपोथेकेरी का वर्ड आया है, एपोथेकेरी का वर्ड जो है वो डॉक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वो ये मशवरा देते हैं कि जेन को जो है वो किसी स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में आप जो है वो भेज दें, ठीक है। और जेन इस बात पे खुश होती है कि उसको इस घर से दूर भेजा जा रहा है। जेन को स्कूल भेज दिया जाता है, स्कूल का नाम है लोवुड। वहां पर जो हेडमास्टर है ब्रोकलहर्स्ट, वो भी इंतहाई जालिम किस्म का, एब्यूसिव किस्म का मैन है, यानी कि वो बच्चों पे जुल्म करता है, तशद्दुद करता है। और स्कूल, अब वो चूंकि ज़ाहिर है इस किस्म का है कि उसको फंड्स रिसीव होते हैं, तो वो उन फंड्स को इस्तेमाल करता है अपने ख़ानदान की खुशहाली के लिए, और बच्चों को जो है वो गुर्बत का दर्स देता है, यानी कि जी जिस तरीके की ज़िंदगी है उसी तरीके से गुजारनी चाहिए। लोवुड स्कूल में जेन की दोस्ती होती है एक गर्ल के साथ जिसका नाम है हेलन बर्न्स। हेलन बर्न्स जो है वो इंतहाई मजबूत आसाब की खातून है, लड़की है, और उसको देखकर जेन जो है, उसको भी हौसला होता है कि ज़िंदगी के अंदर ये एटीट्यूड भी अपनाया जा सकता है। एट द सेम टाइम वो उसके एटीट्यूड को आइडियलाइज भी करती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उससे नाखुश भी होती है। टाइफस की मतलब कि बीमारी फैलती है, और उसके नतीजे में हेलन जो कि उसकी दोस्त है वो मर जाती है।
और चूंकि बीमारी गंदगी की वजह से फैली, नामुनासिब खुराक की वजह से फैली, तो इस वजह से जो हेडमास्टर है उसकी भी छुट्टी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अच्छे लोग जो हैं, कुछ थोड़े से अच्छे लोग, सिंपैथेटिक नेचर के लोग जो हैं, वो इस इदारे का जो है वो इंतज़ाम संभालते हैं, और इससे जेन की ज़िंदगी जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। शी स्पेंड 8 more years एट लोड, 6 एज स्टूडेंट एंड 2 एज अ टीचर के। अगले 8 साल वो ज़िंदगी के यहाँ गुजारती है, 6 साल बतौर तालिब इल्म और 2 साल बतौर टीचर। तो 2 साल इस इदारे में पढ़ाने के बाद जैन जो है वो ज़िंदगी का कोई नया एक्सपीरियंस, नया तजर्बा हासिल करना चाहती है। तो वहाँ पर एक मुलाजमत की पेशकश होती है गवर्नेंस की। गवर्नेंसेस जो होती थी पुराने ज़माने में, वो ख़वातीन होती थी जो कि किसी अमीर घराने में रहकर उनकी बच्चियों की तालीम करती थी। ठीक है। थॉर्नफील्ड जो है ये एक बहुत बड़े, आप ये कहें कि मेंशन का नाम है। वहाँ पर एक फ्रेंच गर्ल थी एडिली, उसकी एजुकेशन की जिम्मेदारी जो थी वो जेन को सौंपी गई। यहाँ पर जो घर की ओवरऑल हाउस कीपिंग की जिम्मेदारियां हैं वो एक खातून के जिम्मे हैं जिसका नाम है मिसेस फेयरफैक्स। मिसेस फेयरफैक्स जो हैं वो इस पूरे ये यानी कि, मेंशन जो होता है, बंगला जो होता है, उसकी वो देखभाल करती हैं। और जो असल बंगले का मालिक है उसका नाम है रोचेस्टर। और रोचेस्टर जो है वो बड़ा सीरियस किस्म का आदमी है, इमोशनल नेचर का मैन है। और जेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब अट्रैक्ट होती है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। एक दिन रोचेस्टर की वो ज़िंदगी बचाती है आग से। और आग उसको ये जेन को ये बताया जाता है कि घर के अंदर एक मुलाजमा है ग्रेस पूल, जो कि शराब जो है वो नोशी की हालत में उसने इसको आग लगाई है। जेन जो है वो उदासी में यहाँ पे छा जाती है, उसके ऊपर उदासी छा जाती है जब लॉर्ड रोचेस्टर जो है वो घर में खूबसूरत खातून ब्लैंच इनग्राम को लेकर आता है। अब जेन ये समझती है कि रोचेस्टर और ये जो खातून ब्लैंच आई है इनकी आपस में मोहब्बत है, इनका आपस में अफेयर है और ये शादी करने जा रहे हैं। और वो उम्मीद ये करती है कि ये अब उसको प्रपोज करेगा और ये आपस में शादी कर लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता। रोचेस्टर बल्कि जेन को प्रपोज करता है। और वो जेन जो है वो फौरन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। द वेडिंग डे अराइव्स, यानी कि शादी का दिन आता है। जेन एंड मिस्टर रोचेस्टर प्रिपेयर टू एक्सचेंज देयर वाउज। क्रिश्चियंस का जो तरीकाकार है उसके तहत उनकी शादी जब होने लगती है, when the voice of Mr. Mason cries out that Rochester already has a wife, इतने में एक शख्स आता है जिसका नाम है मिस्टर मेसन। मेसन आके ये बताता है कि भाई रोचेस्टर जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, इसकी वाइफ है, तो लिहाजा क्रिश्चियनिटी के लॉज के मुताबिक ये दूसरी शादी नहीं कर सकता। मेसन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं इसकी वाइफ का भाई हूँ, इसकी वाइफ का नाम बर्था है। और वो ये भी बताता है कि इसकी वाइफ जो है बर्था, जिसके साथ इसने शादी जमाइका में की थी, वो अभी भी जिंदा है। रोचेस्टर अब इस चीज़ को इनकार नहीं करता कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि वो ये कहता है कि बर्था यानी कि जो मेरी एक्स वाइफ है, शी हैज़ गॉन मैड, पागल हो चुकी है। तो अब वो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उनको नहीं निभा सकती, इस वजह से मैं दोबारा शादी कर रहा हूँ। मेसन जो है वो सारे लोगों को थॉर्न फील्ड में, यानी कि उसी घर में जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है, वहां पर लेकर जाता है। और वो दिखाता है कि उसकी बहन जो है बर्था, जो कि चारों यानी कि जानवर की तरह अपने हाथों और अपने पाँव पे चल रही है, वो वहां पर है। और वो जानवर की तरह वो वहां पे अपनी जिंदगी गुजार रही है। और रोचेस्टर जो है उसने अपनी वाइफ बर्था को यानी कि हिडन रखा है, घर की तीसरी मंजिल पे बंद करके रखा है। और वहां पे ग्रेस पूल की जिम्मेदारी लगाई गई है कि इसको इस कमरे से बाहर नहीं निकलने देना। और वो जो आग लगी थी वो आग भी बर्था ने लगाई थी, ग्रेस पूल ने नहीं लगाई थी। अब चूंकि जेन के ऊपर रोचेस्टर की, आप ये कहें कि ट्रू नेचर रिवील होती है कि इस बंदे ने झूठ बोला है, इसने दगाबाजी की है, तो जेन वहां से भाग जाती है। अब जेन जो है वो ज़ाहिर है बेचारी, मतलब कि उस
उसके पेरेंट्स नहीं हैं और उस दौर में ख़वातीन के लिए कोई ख़ास मुलाज़मतें भी नहीं हुआ करती थीं, तो वो भूखी है, जेब में पैसा भी नहीं है, तो वो बाहर सोती है आउटडोर और खुराक के लिए भीख मांगने पे मजबूर हो जाती है। आखिरकार 3 बहन-भाई जो कि एक घर में एक बंगले में रहते हैं जिसका नाम है मार्श एंड। मार्श एंड या फिर उसको मूर हाउस कहा जाता है। उस घर के अंदर वो जो तीनों बहन-भाई हैं वो जेन को जो है वो अपने घर में रहने की इजाज़त देते हैं। उनका नाम है मैरी, डायना एंड सेंट जॉन रिवर्स। और जेन की बहुत जल्दी उनके साथ दोस्ती हो जाती है। सेंट जॉन जो है वो क्लर्जी मैन है, यानी कि पादरी है, और वो बहुत जल्दी जेन के लिए एक नौकरी ढूंढता है कि वो एक स्कूल में जाके पढ़ाना शुरू कर देती है। और एक दिन वही शख्स जो कि पादरी, वो आके जेन को सरप्राइज देता है, वो उसे हैरान करता है। अच्छा, तो वो उसको सरप्राइज ये देता है कि भाई तुम्हारा अंकल जो जिसका नाम था जॉन आयर, वो फौत हो गया और उसने तुम्हारे लिए 20,000 पाउंड जो है वो छोड़े हैं। अब ये 20,000 पाउंड बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, अब जेन पूछती है कि उसको ये रकम मिलेगी कैसे। तो वो पादरी इसको ये बताता है कि भाई वो सिर्फ तुम्हारा अंकल नहीं था, वो मेरा भी अंकल था और हम दोनों आपस में कजन हैं। तो जेन ये फौरन फैसला करती है कि ये जो उसको रकम मिली है 20,000 पाउंड्स की, ये रकम वो अपने कजन्स के साथ, यानी कि ये तीनों बहन भाई हैं, इनके साथ वो शेयर करेगी, इक्वली शेयर करेगी। सेनेट जॉन मीनवाइल ये फैसला करता है कि वो मिशनरी के तौर पे, यानी कि ईसाइयत का प्रचार करने के लिए इंडिया जाएगा। और वो जेन से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ एज माई वाइफ, यानी कि मुझसे शादी कर लो। जेन उसके साथ इंडिया जाने के लिए तो राजी हो जाती है, लेकिन शादी करने के लिए उसके साथ वो रेडी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको अपने कजन सेंट जॉन से मोहब्बत नहीं है। सेंट जॉन मीनवाइल उसको प्रेशराइज करता है और उसे कहता है कि तुम दोबारा से सोचो, और वो अ, तकरीबन मानने के लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन अ, उसको फिर रियलाइज होता है कि वो शख्स के जिससे उसको मोहब्बत है, यानी कि लॉर्ड रोचेस्टर, वो उसको नहीं छोड़ सकती। यानी कि वो असली जो उसकी मोहब्बत है, द ओनली लव इन हिज लाइफ इज लॉर्ड रोचेस्टर, तो उसको वो हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकती और उसी से उसको सच्ची मोहब्बत है। तो एक रात ख्वाब में उसको लॉर्ड रोचेस्टर की आवाज़ आती है कि ऐसे लग रहा हो कि जैसे रोचेस्टर जो है वो जेन को बुला रहा है। तो उस ख्वाब के नतीजे में जेन जो है वो जल्दी से थॉर्नफील्ड, यानी कि वो जो जहाँ पे उसने पहली मुलाजमत की थी एज एज अ गवर्नेंस, वहाँ पे वो वापस जाती है। और वहाँ पर उसको पता ये चलता है कि थॉर्नफील्ड का जो मेंशन था, वो जो बंगला था, उस पूरे बंगले को बर्था मेसन ने जला दिया। और जलाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली, यानी कि वो अपने आप को भी उसने मार लिया। रोचेस्टर जो है उसकी जिंदगी तो बचा ली गई, लेकिन वो आंखों से अंधा हो चुका है। एंड और उसके साथ एक हाथ जो है उसका, वो भी ज़ाया हो चुका है। जेन travels on to Rochester's new residence, Ferendine, where he lives with two servants named John and Mary. अब उसने नई जगह पे बंगला बनाया, वहाँ पे उसने रिहाइश इख्तियार कर ली है। तो वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जेन जाके उससे मिलती है। फेरेंडीन के बंगले पे दोबारा से रोचेस्टर और जेन जो है वो अपना ताल्लुक रीबिल्ड करते हैं और वो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी जेन राइट्स दैट शी हैज बीन मैरिड for 10 blissful years and that she and Rochester enjoy perfect equality in their life together। यानी कि वो आखिर में कि अब इसमें थोड़ा सा फेमिनिज्म का भी टच है कि इक्वेलिटी जो है ना, इक्वेलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन की बात यहाँ पे हो रही है शार्लोट ब्रोंटे ने की। हालांकि उस दौर में इक्वेलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये मुमकिन ही नहीं था कि मर्द और औरत जो है वो आपस में इक्वल हो, यानी कि मर्द को जो है वो औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकियत हासिल थी, उसको आला मकाम हासिल था। और फिर वो ये भी बताती है कि 2 सालों के बाद थोड़ी सी उसकी आंखों में रोशनी वापस आई, वॉज एबल टू सी। और जो उनका पहला बेटा था उसको वो अपने हाथों में मतलब कि उसने उठाया और उसको उसने फर्स्ट टाइम जो है वो देखा।
अब ये स्टोरी है, इस स्टोरी को माइंड में रखते हुए हमने जो है वो आगे जाकर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है या जितनी एक्सरसाइजेज हैं उनको हमने अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो ये है कि कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन जेन एयर्स लाइफ। ठीक है, और वो तीन चार वाकयात उन्होंने लिखे हैं कि जेन एयर इज अ यंग ऑर्फन being raised by Mrs. Reed. Jane's aunt imprisons her in the Red Room. Jane's faints in the Red Room. Jane was sent away to Lowood School. Now you have to continue that she stayed at the Lowood School for 6 years, where he befriended a girl. ठीक है. She also taught at Lowood School for 2 years, and after that she moved to the Thornfield Hall as the governess. ठीक है. There she fell in love with the master of Thornfield Hall, that was Lord Rochester. When she was about to get married to Lord Rochester, on the very same day it was revealed that Lord Rochester is already married. Jane's runs away from there, and she spends some days as homeless girl, penniless and hungry, until she was taken in by a man named Saint John. So we will continue further that Saint John and his two sisters are revealed to be the cousins of Jane Eyre. Saint John asks Jane Eyre to marry him. Okay, and after that we can say that she refuses to marry him, and then she learns. She sees a dream where she finds that Lord Rochester is calling her. Then she goes there. यानी कि इस तरीके से वाकयात जो है वो आपने सीक्वेंस में लिखने हैं। तो ये आपका बन जाएगा प्लॉट। तो नेक्स्ट अब आगे मजीद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब इनको आप खुद ज़रा देख लें टेक्स्ट के हवाले से। इस पे प्लॉट के हवाले से सवाल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल जेन एयर की कहानी आपको दी गई है ना यहाँ पर, तो इसी के हवाले से आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द प्लॉट ऑफ जेन एयर। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट होता है सेटिंग। द सेटिंग ऑफ स्टोरी इज टाइम एंड लोकेशन इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस। कि वो जगह और वो लोकेशन, वो वक्त कि जहाँ पे कोई भी कहानी पेश आती है उसको सेटिंग कहा जाता है। ठीक है, सेटिंग जो है इट कैन हैव एन इफेक्ट, it can have effect on the characters, the actions, the mood of the story, and sometimes a story unfolds in more than one place within the general setting। कि एक तो जनरल सेटिंग होती है, जनरल सेटिंग से मुराद ये है कि मुल्क का नाम है या शहर का नाम है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ जगह हो सकती है। जेन एयर आपने पढ़ा, उसको आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिसेस रीड का घर दिखाई देता है, या लॉर्ड रीड का घर दिखाई देता है। उसके बाद हमें लोवुड स्कूल दिखाई देता है, फिर उसके बाद हमें थॉर्नफील्ड हॉल दिखाई देता है। थॉर्नफील्ड हॉल के बाद हमें जो है वो सेंट जॉन का घर दिखाई देता है, और उसके बाद दोबारा जो है वो जेन हमें लॉर्ड रोचेस्टर के नए घर में जाके दिखाई देती है। तो इस तरीके से इलाका एक है, लेकिन सेटिंग यानी कि जगह जो है वो चेंज हो रही है। सेटिंग के अंदर उस जगह की, जिस जगह पे पूरी कहानी पेश आ रही है, उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन आती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे द टाइम ऑफ द डे, कि ऐसा कौन सा दिन था, ऐसा कौन सा वक्त था दिन का जिस वक्त कहानी या वाक़या पेश आता है। मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, एक वाक़या तो नहीं होता। ठीक है, तो अगेन उसके हवाले से वक्त जो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। द टाइम ऑफ द ईयर, कि साल का वक्त कौन सा है। द जियोग्राफिकल लोकेशन, के जियोग्राफी यानी कि जगह कौन सी है। द क्लाइमेट एंड द वेदर, क्लाइमेट और वेदर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है किरदारों पर, उनके मूड पे, उनके लहजे पे। द हिस्टोरिकल पीरियड, के हिस्ट्री में कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें ये ड्रामा या नावल जो है वो सेट किया गया। लाइफ स्टाइल विच रेफर्स टू द डेली लाइफ ऑफ द करेक्टर्स। अब जाहिर है कि जिस टाइम पीरियड में कहानी सेट की गई है उसी टाइम पीरियड के हवाले से ही लोगों की जो ज़िंदगी है वो भी होगी, उसी तरीके से होगी। ठीक है, द इमीडिएट सराउंडिंग्स, के किरदारों के इर्द गिर्द
के जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनका लिबास कैसा है। अब आप देखें कि हर चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट होती है सेटिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टोरी जो है वो 1950 के अंदर सेट की गई है, सो दैट स्टोरी कैन नॉट हैव अ मोबाइल फोन in it because mobile phone was not there at that time, it was not existent. Similarly, if a story is set in the Mughal time period, then we are going to see the people, the dresses, and all the things that are related to that particular time period, the Mughal time period. Yani ke you will find that there is a king, and you will not find any, you say, uh, डेमोक्रेसी थे, ठीक है, कोई भी डेमोक्रेसी आपको दिखाई नहीं देगी जो हमारा मौजूदा निज़ाम है। और वहाँ पर आपको जो है यू विल फाइंड दरबार ऑफ द बादशाह, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द करेंसी, जो कि सिक्के होते थे, मतलब कि गोल्ड कॉइन्स होंगे, सिल्वर कॉइन्स होंगे, वो वहाँ की करेंसी होगी। लोगों का लिबास भी डिफरेंट होगा, शॉप्स की, मार्केट्स की हालत डिफरेंट होगी, फोर्ट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सिमिलरली देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिस, रादर जो है वो मतलब के दरोगास होंगे, ठीक है। सो हर एक टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में नावल सेट किया जाता है, उसी के हवाले से राइटर्स को जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। सेटिंग बुनियादी तौर पर तीन चीज़ों का मजमूआ है। जगह, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जी इंडिया के अंदर सेटिंग है, इंग्लैंड के अंदर सेटिंग है, जमाइका के अंदर सेटिंग है, जहाँ पे भी सेटिंग है, ठीक है। जगह, वक्त और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मुराद है माहौल। गर्मियों का वक्त है, सर्दियों का वक्त है, किरदार हमें जो है वो धूप, गर्मियों के मौसम में धूप में तो बैठकर एंजॉय नहीं कर सकते ना, ठीक है। और इसी तरीके से सर्दियों के मौसम में बैठ के जो है वो साए में बैठ के उसको साए को एंजॉय नहीं कर सकते। तो यानी कि एटमॉस्फियर, सारी चीज़ें जो हैं वो सेटिंग का हिस्सा होती हैं। हिस्टोरिकल फिक्शन के हवाले से आया कि जो इंग्लिश अंग्रेज़ों के हवाले से हिस्टोरिकल फिक्शन है, तो उसके अंदर फोर्ट्स, सोर्ड्स, यानी कि मुगल टाइम पीरियड की मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी। तो वहाँ पे जो सोल्जर्स होंगे उनके पास जो उनके वेपन्स होंगे वो सोर्ड्स होंगी, तलवारें होंगी। दे विल नॉट हैव एनी पिस्टल और एनी गन विद देम, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, कि जिस टाइम पीरियड के अंदर कहानी सेट की गई है, उसी हिसाब से चीज़ें लोगों के पास होंगी। साइंस फिक्शन जो है सिमिलरली दे आर सेट इन फ्यूचर। कि फॉर एग्जांपल कोई मूवी आती है साइंस फिक्शन की, तो वो दिखाया जाता है कि जी 2050 में ऐसा हो रहा है कि हवाओं में ट्रेनें चल रही हैं, और हवा में ट्यूब्स बनी हुई हैं, उनमें से ट्रेनें जा रही हैं और वो सुपर फास्ट जा रही हैं। सो मे बी इन 2050 थिंग्स लाइक दैट माइट हैपन। तो वो एक फ्यूचर की सेटिंग है जिसमें फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया जाता है ऑफ लाइफ, कि फ्यूचर में ज़िंदगी जो है वो इस तरीके से गुजारी जाएगी। और इसके हवाले से 1984 की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। 1984 बड़ा खूबसूरत नावल है जॉर्ज ऑरवेल का, जिसमें वो ये लिखता है कि टेलीविज़न का इस्तेमाल किया जाएगा टू स्पाई ऑन द पीपल, यानी कि लोगों के ऊपर जासूसी करने के लिए टेलीविज़न का इस्तेमाल किया जाएगा। और अच्छा नावल है काफ़ी, और बाद में जो है वो किसी हद तक आप ये कहें कि वो रियलिटी भी साबित हुआ। अब एक एक्सरसाइज दी गई है सेटिंग को जांचने के लिए, ठीक है। नंबर वन मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ उसी पैटर्न पे, बाकी आप खुद बाद में देखिएगा आराम सुकून से। फॉर एग्जांपल सेटिंग है, लाइन लिखी गई है, अब इसमें से हमने सेटिंग का अंदाजा लगाना है। एज आई कैरिड माई ट्रे piled high with bun kebabs and potato chips, I realized every table was full, ठीक है। अब ये एक लाइन है। अब हमें नहीं बताया गया कि ये कौन सा टेबल था, कहाँ पे था, लेकिन इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें अंदाजा हो रहा है कि फूड कहाँ से मिलता है और टेबल्स कहाँ पर होते हैं। ऑब्वियसली होटल्स, ठीक है, होटलों के अंदर ये सब कुछ होता है। तो अब आगे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये जो सेटिंग है ये किसको डिस्क्राइब कर रही है। आइदर इट इज डिस्क्राइबिंग अ शॉप, और इज इट डिस्क्राइबिंग अ कैफेटेरिया और अ हॉस्पिटल। तो ऑब्वियसली द बेस्ट ऑप्शन इज कैफेटेरिया, ठीक है। सिमिलरली टाइम जो है, अब उसके बारे में भी हमें अंदाजा लगाना है कि whether it is breakfast, whether it is lunch or it is a dinner। ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता, ठीक है। लंच या डिनर में से हमें जो है, आप ये कहें कि लंच के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि चिप्स वगैरह जो है वो लोग रात को कम खाते हैं, दिन में जो वो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। सो सॉर्ट ऑफ एक ये सेटिंग है। इसी तरीके से बाकी दूसरी लाइन है, अब हम इसको सिर्फ रीड आउट करते हैं, अंदाजा आपने खुद लगाना है। आई लीन बैक इन द चेयर एंड आई shut my eyes when I heard the sound of the drill.
आई स्लोली ओपन माई माउथ एंड थॉट व्हाट अ वे टू स्टार्ट द डे। ठीक है, अब जाहिर है चेयर में आप बैठे हैं, पीछे लेटे हुए हैं, आंखें बंद करते हैं, ड्रिल की आवाज आती है और आप अपना मुंह खोलते हैं। सो यू कैन assume that you are not in the cinema house and you are not in the restaurant yet, rather you are at the डेंटिस्ट। और फिर वो जब ये बात करता है कि व्हाट अ वे टू स्टार्ट अ डे, तो इट मींस दैट इट इज मॉर्निंग टाइम, इट इज नॉट इवनिंग, इट इज नॉट आफ्टरनून, द डे स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे मॉर्निंग का जिक्र नहीं आया, यहाँ पे डेंटिस्ट का जिक्र नहीं आया, लेकिन हमने लाइन पढ़ने के बाद अंदाजा लगा लिया कि डेंटिस्ट के पास बैठे हैं और सुबह का वक्त है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ जो लाइंस हैं, दे रिवील द सेटिंग, के क्या सेटिंग है। ठीक है, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी पीस ऑफ वर्क जो है वो इतना मशहूर हो जाता है कि जो उसकी सेटिंग है या वो जगह जो है वो, हालांकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लोग उसको रियल समझना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे शर्लक होम्स का जो एड्रेस था वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, 221 बी बेकर स्ट्रीट लंदन। अब जो है वो उसको रियल समझा जाता है, ऑथेंटिक जगह बन चुकी है, लोगों के जहन में है। ठीक है, बेकर स्ट्रीट के लोग ये समझते हैं कि 1881 से लेकर 1904 तक जो है वो ये यहाँ पे शर्लक होम जो है वो रहायश पजीर था, और डॉक्टर वाटसन उसका फ्रेंड और मिसेस हडसन उनकी लैंड लेडी थी। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो अगर आप देखें कि गेम ऑफ थ्रोन्स की आप एग्जांपल ले लें, तो वी नो दैट विंटरफेल इज नॉट रियल। ठीक है, हाउ एवर वी बिलीव दैट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड Winterfell, which is ruled by the Stark family. ठीक है, and similarly there are five kingdoms, and this whole kingdom is called the Westeros, and the fight for the throne of the Westeros is always going on। ठीक है, यानी कि वो इस तरीके से हमारे जहन में नक्श हो जाती हैं चीज़ें। जेन एयर की जो कहानी पढ़ी आपने ऊपर, जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, अगर उसकी सेटिंग का जायज़ा लेना चाहें तो विक्टोरियन टाइम पीरियड है। ठीक है, मलका विक्टोरिया का दौर है, 19th सेंचुरी इंग्लैंड है। वो टाइम पीरियड के जिसमें दरमियाने तबके के लोग और ऊपर वाले तबके के लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन जो निचला तबका था वो गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। गेट्स हीड हॉल है, जहाँ पे मिसेस रीड फैमिली रहती है। ठीक है, लोवुड इंस्टीट्यूट का जिक्र आता है, फिर थॉर्नफील्ड हॉल का जिक्र आता है। ठीक है, उसके बाद मूर हाउस आता है, जहाँ पे जॉन रिवर्स के साथ उसकी मुलाकात होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिल मिला के सेटिंग बनाती हैं उसकी। ठीक है, और आखिर में हमें पता चलता है कि वो फेरेंडीन मैनर में जाके रिहाइश इख्तियार करती है और वहाँ पे जाकर वो रोचेस्टर के साथ शादी करती है। इसी तरीके से द लास्ट मुगल नावल है, उसकी सेटिंग के हवाले से कि दिल्ली उसकी सेटिंग है हाफ सेंचुरी को, जब ये शहर जो था कल्चरल सुपीरियरिटी का एक जो है वो मरकज़ था। मुगल एम्पायर बहुत वसी थी, तकरीबन इंडिया पूरा जो था वो उसके कंट्रोल में था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के हवाले से और उस टाइम पीरियड में, यानी कि वो जो म्यूटनी वगैरह हुई या जिसको गदर कहा जाता है, तो उसकी पूरी एक कहानी हमें इसके अंदर जो है वो दिखाई देती है। तो इस नावल के अंदर दिल्ली को एक अच्छा हंसता बसता शहर दिखाया गया है, जिसमें मजहबी हम आहंगी भी लोगों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, मुसलमान हैं या हिंदू हैं, वो सारे आपस में मिलजुल के रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर रखी है। ठीक है, खाने के शॉर्टेजेस, यानी कि खाने पीने के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो शॉर्टेज दिखाई देता है। और ये भी दिखाई देता है कि अंग्रेज़ जो है वो अनकरीब मुकम्मल तौर पे इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। दिल्ली सिर्फ रह गया था, उस पर भी कब्जा हासिल हो जाएगा। और उस वक़्त जो अंग्रेज़ थे उनको ये लगा कि भई इंडिया में तो सारे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो अब हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि इन मुसलमानों को और हिंदुओं को जो है इनका फ़ेथ यानी कि इनका ईमान बदला जाए और इनको ईसाइयत में तब्दील किया जाए। तो उस वजह से जो थे वो भी, आप ये कहें कि मिशनरीज़ यहाँ पर आना शुरू हुए और उन्होंने जो है वो लोगों के अकायद को तब्दील करना शुरू कर दिया।
तो 1857 में जो लोकल सिपाही थे जितने भी ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने म्यूटनी यानी कि हुकूमतूली की। वो उसको गदर कहते थे, क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि ये हिंदुज़म और इस्लाम जो है वो दोनों मज़ाहिब को अंग्रेज़ जो है वो उसको करप्ट करना चाहते हैं, हिंदुज़म को ख़त्म करना चाहते हैं और इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, और सारे लोगों को जो है ये ईसाई बनाना चाहते हैं। तो वो जो सिपाही थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को ज़बरदस्ती ही अपना लीडर बना लिया, ठीक है। जो एलीट क्लास थी वो इस शशोपंज में थी कि हम अंग्रेज़ों का साथ दें या कि हम मुसलमानों का, यानी कि अपने बादशाह का साथ दें। तो 11 मई 1857 को जो है वो एक मुख्तसर सी जंग हुई, जिसके नतीजे में जो है वो ऑब्वियसली अंग्रेज़ उन्होंने घेरा कर लिया और उनको जो है वो फतह हासिल हुई। बहादुर शाह जफ़र यानी कि बूढ़ा बादशाह जो था उसको फिर एग्ज़ाइल कर दिया गया, लोगों का मतलब कत्लेआम किया गया वहाँ पर, और बर्मा में उसको भेज दिया गया, जहाँ पे वो बेचारा बेनाम मौत जो है वो आप ये कहें कि मरा। और उसकी गज़ल यहाँ सामने लिखी हुई है कि लगता नहीं है दिल मेरा जुड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना ना पायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। ठीक है, ये उसकी एक जो आप ये कहें कि गज़ल है बहादुर शाह जफ़र की, जो कि एक बहुत अच्छा शायर था। ठीक है, तो अब ये एक सेटिंग है, यानी कि दिल्ली और दिल्ली का लाल किला और अंग्रेज़ और सिपाही और म्यूटनी, यानी कि उस वक्त की जो चीज़ें हैं सारी की सारी वो हमें इसके अंदर, कहानी के अंदर दिखाई देती हैं। तो ये दो तीन एग्जांपल्स आपने सेटिंग के हवाले से देखी, जेन एयर की सेटिंग आपको पता चली, ठीक है। और इसकी जो नावल है बहादुर शाह जफर वाला, इसकी आपको सेटिंग का पता चला। थर्ड एलिमेंट लिटरेचर का, करेक्टर। करेक्टर क्या होता है? किरदार। किरदार कौन होते हैं? वो अशखास के जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, वो अशखास के जो कि किसी भी कहानी का जो है वो हिस्सा होते हैं। अच्छा, कोई भी कहानी जो है वो आपको पता होना चाहिए किरदार के बगैर आगे मूव नहीं कर सकती, यानी कि जब तक उसमें किरदार नहीं होंगे, वो आपस में गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो कोई एक्शन नहीं करेंगे, उनका आपस में लिंक नहीं क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली कहानी जो है वो आगे मूव नहीं कर सकती। तो हर कहानी में कुछ ऐसे किरदार होते हैं कि जिनके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, कि यानी कि वो हमें अपने जैसे लोग दिखाई देते हैं, रियल लोग होते हैं। वो गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनकी डिज़ायर्स होती हैं, कुछ उनके मूव एम्स होते हैं लाइफ के, और वो उन एम्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। और जो राइटर की स्टोरी होती है उस ऑब्वियसली स्टोरी लाइन के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ाते हुए किसी भी पीस ऑफ फिक्शन के अंदर हमें दिखाई देते हैं। जिस तरीके से हर एक इंसान जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि उसके ज़िंदगी के वेरियस पर्सपेक्टिव्स होते हैं, इसी तरीके से नॉवेल्स के अंदर या शॉर्ट स्टोरीज के अंदर जितने भी करैक्टर्स होते हैं उनके वेरियस पर्सपेक्टिव होते हैं। उनके अंदर फ्लॉज भी होती हैं, उनके अंदर इम्परफेक्शंस होती हैं, उनकी वीकनेसेस होती हैं, दे मे हैव ऑड हैबिट्स, उनके अंदर बुराइयां भी हो सकती हैं, और उनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि अच्छे हों, जो कि रीडर्स को अपील करें कि यार ये इसका अच्छा काम है। ठीक है, तो नावल के अंदर किसी भी किरदार की जो ज़िंदगी है, जो उसके ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है और उनको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, हर किरदार जो है उसको चार अंदाज में हम जो है वो उसका तज्जिया कर सकते हैं। नंबर वन पे जनरल। ठीक है, जनरल क्या है? जनरली हम कि यानी कि जो एनवायरनमेंट है, जिस माहौल में उसकी ग्रोथ हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, उस एनवायरनमेंट के हवाले से, उस एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के हवाले से हम उस बंदे का तज्जिया कर सकते हैं। इसके बाद आती है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक शख्स की हाइट, उसका कलर, उसके फिजिकल जितने भी ट्रेट्स हैं उसके हवाले से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्सन, यानी कि उसकी मेंटल कंडीशन, आप कहें कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। देन वी कैन talk about the personal aspect of that individual। पर्सनल एस्पेक्ट ये है कि माशरे में
माशरे के साथ, माशरे के लोगों के साथ उसके किस किस्म के ताल्लुकात हैं। किसी भी कहानी में जो लीडिंग कैरेक्टर होता है उसको प्रोटैगनिस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हीरो भी कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट जो है वो इसके लिए टर्म जो है वो जनरली इस्तेमाल होती है। और जो वो कैरेक्टर जो कि मेन कैरेक्टर को अपोज करता है, यानी कि उसके मुखालिफ काम करता है, उसको एंटेगनिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा भी जो नावल्स होते हैं, चूंकि नावल्स रियल लाइफ की तरीके से कहानियाँ होती हैं, तो उनमें हमें बेताशा छोटे मोटे किरदार जो है, जो कि कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, वो किरदार भी हमें दिखाई देते हैं। तो मुख्तलिफ टाइप के करेक्टर्स जो कि आपको किसी भी नावल या किसी शॉर्ट स्टोरी के अंदर दिखाई दे सकते हैं, उनमें सबसे पहली टाइप है मेजर करेक्टर्स या सेंट्रल करेक्टर्स। ये वो करेक्टर्स होते हैं जो कि कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, यानी कि इन करैक्टर्स के इर्द-गिर्द पूरी कहानी घूमती है। अगर इनको हम निकाल दें तो फिर कहानी नहीं बचती। देन वी हैव माइनर करैक्टर्स। माइनर करैक्टर्स कौन से होते हैं? माइनर करैक्टर्स वो होते हैं जो कि मेजर करैक्टर्स के साथ उनकी हेल्प करते हैं और ये कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट है, हीरो कह सकते हैं, सेंट्रल करैक्टर। एंटेगनिस्ट आता है, ये अपोजिंग फोर्स होती है, ठीक है। ये प्रोटैगनिस्ट के रास्ते में रुकावटें क्रिएट करता है। फिर इसके अलावा किरदारों की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें डायनेमिक करैक्टर है, ठीक है। डायनेमिक करैक्टर वो करैक्टर जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं, ठीक है। स्टैटिक करैक्टर इस किस्म के किरदार जो कि वक्त गुजरने के साथ या वक्त की आप ये कहें कि गुजरने से भी कोई सबक नहीं सीखते। राउंड करैक्टर्स होते हैं। राउंड करैक्टर्स वो लोग के जो कि पेचीदा किस्म की शख्सियत रखते हैं। फ्लैट करैक्टर्स हैं। फ्लैट करैक्टर्स राउंड करैक्टर्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी का कोई एक ख़ास जो है वो पहलू होता है और वही पहलू हमेशा जो है वो डोमिनेंट रहता है। स्टॉक करैक्टर हैं। स्टॉक करैक्टर आप ये कहें कि जी एक ख़ास किस्म का, आप ये कहें कि उनके ऊपर लेबल लगा होता है कि जैसे मज़ाहिया कोई जनाब की मस्खरा है, तो वो उसी हिसाब से करैक्टर जो है वो वहाँ पर होगा। फॉयल करैक्टर्स होते हैं। फॉयल करैक्टर्स जो होते हैं इज़ यूजुअली एन इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग करैक्टर, के अहम किरदार होता है लेकिन मेन करैक्टर से थोड़ा सा लेस इसका रोल होता है। फिर सिंबॉलिक करैक्टर्स आ जाते हैं। ये बेसिकली सारी टाइप्स हैं जो कि मुख्तलिफ टाइप्स के करैक्टर्स हमें किसी भी स्टोरी के अंदर दिखाई देते हैं। फिक्शन के हवाले से कुछ अहम करैक्टर्स आपके सामने हैं। स्कारलेट ओहेरा, गॉन विद द विंड की जो हीरोइन है, स्कारलेट उसका नाम है, स्कारलेट ओहेरा। मूवी आपको मैंने बताया था किसकी एग्जिस्ट करती है। एलिस इन द वंडरलैंड में सबसे बड़ा करैक्टर एलिस है। हीडी जो है वो हीडी नावल के अंदर रोमियो जूलियट जो कि ड्रामा है शेक्सपियर का, उसमें जूलियट हमें दिखाई देती है। एलिजबेथ बेनेट जो है वो हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर दिखाई देती है। एना कैरेनिना, अगेन शी इज द लीड कैरेक्टर ऑफ द नावल एना कैरेनिना। मिस मार्पल है जो कि अगेथा क्रिस्टी का नावल में से लिया गया है। मिस हैविशम एंड Pip are the characters of The Great Expectations. We have Oliver Twist from Oliver Twist and David Copperfield from the novel David Copperfield. जेम्स बॉन्ड 007 है, बहुत मशहूर नावल है, ठीक है। जेम्स बॉन्ड के हवाले से शर्लॉक होम्स है, डॉक्टर वाटसन है जो कि शर्लॉक होम्स यानी कि आर्थर कोनैन डॉयल के नावल्स में से है। हैमलेट शेक्सपियर का करेक्टर है। सान तियागो जो है ये ओल्ड मैन एंड द सी करेक्ट जो नावल है उसका करेक्टर है। फ्रैंकनस्टाइन जो नावल फ्रैंकनस्टाइन है उसका लीड करेक्टर है। टार्जन को आप जानते हैं, हैरी पॉटर को आप जानते हैं। ये सब क्या है? ये सब किरदार हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ नावल्स के अंदर कहानी को आगे बढ़ाने में या कहानी इन किरदारों के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। The next important and perhaps the most important element of the novel is characterization.
करेक्टराइजेशन जो है इज द वे इन विच करेक्टर्स आर प्रेजेंटेड बाय द राइटर्स। ठीक है, कि वो अंदाज, जिस अंदाज में करेक्टर्स जो है राइटर जो है वो अपने रीडर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब एक अंदाज तो सिंपल होता है कि यानी कि जिसके अंदर आप बता देते हैं कि वो लंबा था, वो दुबला पतला था, उसके माथे पे बाल थे। ठीक है, एक ही अंदाज है। और लेकिन जो अच्छे राइटर्स होते हैं, जो उम्दा राइटर्स होते हैं, वो कभी भी अपने रीडर्स को ये नहीं बताते कि वो इस तरीके से था या वो गुस्से में उसने ये बात की। रादर दे विल शो थ्रू द वर्ड्स, कि वो उस किरदार के ज़रिए दिखाएंगे कि वो किरदार कैसा है। कि मिसाल के तौर पे अ, बजाय इसके कि वो ये बताएं कि ही वॉज फीलिंग एंग्री, राइटर्स उसको दिखाएंगे दैट ही इज स्लैमिंग द डोर, यानी कि वो दरवाज़ा जो है वो गुस्से से बंद करके जा रहा है। या फिर ये कि वो किसी दूसरे किरदार के साथ गुस्से से या फिर इंतहाई तल्ख लहजे से गुफ्तगू कर रहा है। यानी कि किरदार जो हैं उनको सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि उनके एक्शंस के ज़रिए उनके फीचर्स को जो है वो रिवील किया जाता है। ठीक है, और किसी भी किरदार का मैनरिज्म, यानी कि उसका जो अंदाज है, जो उसकी आदतें हैं, जो उसके जेस्चर्स यानी कि जो उसके इशारे हैं, ये इशारे और ये क्लूज जो हैं उस किरदार का इमेज रीडर्स के जहन में क्रिएट करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। किसी भी करैक्टर का बिहेवियर जो है या उसके बारे में आप ये कहें कि ये किरदार किस किस्म का है, all these things they are revealed through the speech of the character, his behavior with other characters and his minor actions। चंद अहम एलिमेंट आपको दिए गए हैं करेक्टराइजेशन के। ठीक है, करेक्टराइजेशन जो होती है उसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आती है, यानी कि किरदार किस किस्म का दिखाई देता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हाइट, उसकी सारी चीज़ें। डायलॉग्स, यानी कि उसकी जो गुफ्तगू है दूसरे किरदारों के साथ, उससे क्या रिवील होता है। एक्शंस, कि वो कौन से एक्शंस जो है वो नावल के अंदर सर अंजाम देता है। थॉट्स, जो नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स के अंदर हमें किरदारों की सोच भी दिखाई देती है, यानी कि राइटर लिखता है कि ही वाज थिंकिंग, अब वो आगे उसकी सोच जो है वो उसको रिवील करते हैं। जजमेंट बाय अदर्स, फाइनली आखिरी चीज जिस पे रिलाय करना चाहिए वो ये है कि दूसरे लोगों की या दूसरे जितने भी करेक्टर्स हैं उनकी इस करेक्टर के बारे में क्या जजमेंट है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के करेक्टराइजेशन बनाती हैं, यानी कि नावल के अंदर किरदार कशी करने का तरीकाकार। इसके बाद करेक्टराइजेशन के हवाले से एक्सरसाइज है कि अगर आपको कहा जाए कि किसी किरदार पे नोट लिखें तो आप कैसे लिखेंगे, करेक्टराइजेशन होती क्या है। कहानी दी गई है उसमें दादा जान के करेक्टर के हवाले से डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ आप इसको खुद आराम से पढ़िएगा और फिर ये कॉलम जो है फिल करें कि उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, सेटिंग कौन सी है, करेक्टर करता क्या है, सोचता क्या है, किस किस्म का है, यानी कि आपका क्या इम्प्रेशन है उसके बारे में। जी, तो हम आगे मूव करते हैं। जेन एयर के करेक्टर के ऊपर नोट लिखा है, इसको हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। Intellectual, faithful, loving, Jane Eyre is one of the most original, vivid, and significant characters in the 19th century English novel. Jane Eyre is described as physically plain and slight. Reading, education, and creativity are essential components of Jane's character, and these factors help her achieve her financial final success. Reading stories provide Jane an escape from her unhappy domestic situation and from the troubles of her real life. Similarly, she believes education will allow her the freedom to improve her position in society by teaching her to act like a lady. Her creativity, in particular her drawing ability, also increases her self confidence and is one of the keenest pleasures of her life. Although artistic and educational pursuits are
essential elements of Jane's personality, she also feels a need to assert her identity through rebellion. In the opening chapter of the novel, Jane refers to herself as a rebel, and throughout the story, she opposes the forces that prevent her from finding happiness. Jane stands out as a woman who runs against the stereotype image of submissive woman in distress. Jane is actually intelligent and fiercely independent. She is also a shrewd judge of character throughout the novel. She relies on her intelligence and determination to achieve self-fulfillment. Yet her strength of character does not make her immune to suffering. On the contrary, she suffers because she is so keenly aware of the difference between how things are and how they might be. Jane believes that we were born to strive and endeavor. ठीक है. Her nature is passionate and rebellious. यानी कि उसकी फितरत के बारे में आगे है पैराग्राफ. Jane Eyre is secure in herself. She is able to give herself fully टू रचेस्टर एज इज इक्वल. यानी कि आखिर में जब वो मिलती भी है तो वो इक्वल के तौर पे मिलती है, क्योंकि उसके पास पैसे भी होते हैं, ज़ाहिर है 5000 पाउंड या 20,000 पाउंड जो भी उसको लेगेसी में मिले थे. Jane Eyre also rebels against the society's attempt to restrict women's activities. She believes that women need active pursuits and intellectual stimulation just as men do. Although Jane is fiercely independent, but much of her personality is fairly conventional. In fact, she often seems to provide a model for of proper English womanhood, frank, sincere, and lacking in personal vanity. At the end of the novel, writing about her, she says, I hold myself supremely blessed beyond language can express because I am my husband's life as fully as he is mine. तो ये किरदार कुशी है जेन एयर की. अगर जेन एयर के करेक्टर के ऊपर नोट लिखने के लिए कहा जाता है तो आप इस नोट को याद करके तो लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फिक्शन जो है वो है जी थीम. थीम जो है, थीम इज द मेन आइडिया ऑफ एनी लिटरेरी वर्क. यानी कि कोई भी जो अदब का आप ये कहें कि काम होता है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो नावल है, उसका एक कोई ना कोई थीम होता है. जिस भी चाहे आप ये कहें कि यानरा का लिटरेचर है, इट इज़ रिटन अराउंड अ थीम. तो थीम जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया, इट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर. ठीक है. और थीम वो बुनियादी मैसेज होता है जो कि राइटर्स जो हैं वो अपनी स्टोरी के ज़रिए कन्वे करना चाहते हैं. ठीक है. नावल जो होते हैं पोइट्री की तरह शॉर्ट नहीं होते. पोइट्री शॉर्ट होती है तो लिहाजा एक पोएम के अंदर तकरीबन एक या दो थीम्स ही होते हैं. नॉवेल्स चूंकि दे हैव लेंथ, दे हैव सर्टेन लेंथ, अच्छी खासी लेंथ होती है, 100 पेजेस से ज़्यादा होती है. तो 100 पेजेस में यू कैन कन्वे मल्टीपल आइडियाज. ठीक है. सो एनी पीस ऑफ लिटरेचर, particularly novel, when it is written, it will have one major theme and several minor themes. यानी कि कुछ मेजर आइडियाज अपीयर होंगे और कुछ उसके साथ जो है वी कैन हैव minor ideas as well. So far as general themes are concerned कि जी जनरली कौन से आइडियाज जो हैं वो लिटरेचर के अंदर डील किए जाते हैं, तो वी हैव द आइडिया ऑफ लव, जैसे कि हमने डिस्कस किया. उसको जेन एयर को, प्राइड एंड प्रेजुडिस को हमने डिस्कस किया. तो वहाँ पे जो आइडिया है वो आइडिया ऑफ लव होता है. आइडिया ऑफ डेथ है. जस्टिस के इर्द गिर्द जो है वो थीम्स लिखे जाते हैं, स्टोरीज रिलेटेड टू इनजस्टिस. डिग्निटी यानी कि इंसानी वकार, इंसानी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके पर्सपेक्टिव में लिखी जाती हैं. एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, की इंसानी ज़िंदगी में हैप्पीनेस जो है वो दिखाई जाती है. तो इस तरीके से मुख्तलिफ आप ये कहें कि वी हैव मल्टीपल मेन आइडियाज़ कि जिनके ऊपर कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर जो है वो आप ये कहेंगे लिखा जाता है. थीम, अब ये आपने जो है वो चीज़ जहन में रखनी है कि थीम इज़ नॉट द टॉपिक और द सब्जेक्ट ऑफ द नॉवल. ठीक है. टॉपिक या सब्जेक्ट जो हो सकता है वो हो सकता है किसी इंसान की ज़िंदगी हो, लेकिन उस ज़िंदगी के ज़रिए हमें हैप्पीनेस का आइडिया या ह्यूमन डिग्निटी का आइडिया जो है या ह्यूमन लव का आइडिया जो है वो हो सकता है दिया जा रहा हो. सब्जेक्ट जो है वो टॉपिक होता है जिस
टॉपिक के ऊपर राइटर ने लिखना पसंद किया है, ठीक है। हाउएवर थीम इज़ द राइटर्स ओपिनियन ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। कि जंग के हवाले से मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे वॉर जो है, वॉर के ऊपर आप लिख सकते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल कि वॉर जो है इट प्रोड्यूसेस पेट्रियाट्स के, जंग के अंदर हमें पता चलता है कि हुब्बुल वतनी क्या चीज़ होती है, ठीक है। यानी कि लोग हमें सेक्रीफाइस करते हुए दिखाई देते हैं अपने घरों से, जो है वो आप ये कहें कि अनाज उठा के आर्मीज़ को, और आर्मी हमें जो है वो सेक्रीफाइस करती हुई अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एक और राइटर जो है, मिसाल के तौर पे जीबी शाह का अगर हम आर्म्स एंड मैन देखें, तो उसमें, उस ड्रामा में भी जंग दिखाई जा रही है, और उसको एक दो किरदार हुब्बुल वतनी के पर्सपेक्टिव में और बड़ा हीरोइक देखते हैं। लेकिन ऑन द होल जब हम उस ड्रामा में से गो थ्रू करते हैं, तो वी फील कि भाई इस बंदे के बताने का मकसद ये है कि जंग से बेकार तरीन चीज़ जो है, यानी कि वार इज़ यूजलेस और इंतहाई अहम काना कदम है जंग करना, और फिर जंग में फ्रंट पे जाके लड़ना और जंग में बहादुरी दिखाना। मतलब कि वो ये शो करता है कि जंग में, जंग मैदान जंग से भाग कर अपनी जान बचाना जो है वो ज़्यादा हीरोइक है एज कम्पेयर टू द वन के आप मैदान जंग में जो है वो चार्ज करें, दुश्मन पे हमला करें, और उस पे हमला करते हुए आप जो है बहादुरी से लड़ते हुए मर जाएं। तो इस तरीके से यानी कि टॉपिक जो है वो वार है, लेकिन जो आइडिया है वो आइडिया डिफरेंट कन्वे किया जा रहा है। इसी तरीके से एक नावल है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, इट इज़ रिटन ऑन द वर्ल्ड वॉर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन के हवाले से लिखा लिखा गया। जर्मन और फ्रेंच का जो बॉर्डर है, वेस्टर्न फ्रंट वो मतलब कि कहलाता है, तो उस पे वो लिखा गया, और उसमें उसने अगलीनेस ऑफ द वार के हाउ इट इज़ के वार, जंग जो है वो आप ये कहें कि आपकी जो खूबसूरत ज़िंदगी है, एक पुरअमन ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देती है, ठीक है। तो ये आइडियाज़ होते हैं। टॉपिक जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन थीम जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड आइडिया, इट कुड बी इन इट्स फेवर, इट कुड बी अगेंस्ट इट। टॉपिक का तो जनरली हमें पता चल जाता है, लेकिन थीम क्या है, थीम को हमें जब तक हम पूरा पीस ऑफ लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि राइटर जो है वो किस थीम को डील कर रहा है, ठीक है। थीम जनरली सीधा सीधा स्टेट नहीं किया जाता, रादर उसको हमें डायलॉग्स के ज़रिए, एक्शंस के ज़रिए, करेक्टराइजेशन, सेटिंग, टोन, ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर हमें खुद जो है वो थीम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है कि यार इस बुक का थीम ये है, ठीक है। द थीम ऑफ द बुक डिफर्स फ्रॉम द प्लॉट एज वेल। प्लॉट कहानी है, वही बात है कि स्टोरी और होती है और थीम जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश की गई है कि प्लॉट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, थीम इज अ लेसन और मॉरल अंडरलाइंग द प्लॉट। कि प्लॉट जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, थीम जो है वो उस कहानी या उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के नतीजे में जो हमें मैसेज मिलता है, जो हमें आइडिया कन्वे किया जाता है बाय द राइटर, दैट इज द थीम, ठीक है। सम जनरल थीम्स इन लिटरेचर जो है वो गुड वर्सेस इविल के थीम होते हैं। ग्रेट जर्नी के लोग किसी अजीम सफ़र पे जा रहे हैं। ग्रोइंग अप का एक थीम होता है कि आप जो है वो इसको बिल्डिंग्स रोमान कहा जाता है। उसमें यानी कि एक बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो एडल्टहुड में आप ये कहें कि ट्रेस की जाती है। जेन एयर जो है वो, उसका ये भी थीम है, ग्रोइंग अप भी उसका थीम है। जेलसी एंड रिवेंज का थीम होता है। हैमलेट को अगर हम देखें तो जेलसी और रिवेंज के थीम के इर्द गिर्द घूमता है। हैमलेट अगर हम सॉरी ओथेलो जो शेक्सपियर का प्ले है उसका थीम जेलसी है। रिलेशनशिप्स, तकरीबन हर पीस ऑफ लिटरेचर का थीम जो है वो रिलेशनशिप्स तो होता है। ये लव के हवाले से हमने जेन एयर की बात की, प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात की। ओथेलो देख लें तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर और गॉड, यानी कि बाज़ औक़ात अदब के अंदर इस किस्म के किरदार दिखाए जाते हैं कि जो कि गॉड के अगेंस्ट जो है वो आप ये कहें कि लड़ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट देखें तो वहाँ पे हमें सैटन का कैरेक्टर दिखाई देता है, हु इज़ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट गॉड, के जो कि खुदा से जो है वो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से हम अगर क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले देखते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स, तो वहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो एक एजुकेटेड इंडिविजुअल है जो कि हमें ये दिखाई देता है कि हु हैज़ अडॉप्टेड द वे ऑफ द ब्लैक मैजिक, यानी कि स्याह
जो आप जिसको काला इल्म कहते हैं, उस इल्म के ज़रिए जो है वो गॉडली पावर्स जो हैं उनको हासिल करना चाहता है, ठीक है। इसी तरीके से मिस्ट्री जो है, कॉन्फ्लिक्ट विद द सोसाइटी, मतलब कि माशरे के जो रूल्स हैं, जो लॉ है, उसके साथ इंडिविजुअल्स का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, ठीक है। मिस्ट्रीज होती हैं, ये मुख्तलिफ थीम्स हैं जो कि आपको जो है वो किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर मिलेंगी। तो किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के थीम को अनकवर करने के लिए उसके चंद वेज हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहली चीज़ है टाइटल ऑफ द वर्क, यानी कि आप जो भी पीस ऑफ लिटरेचर है उसका टाइटल पढ़ेंगे, इसका टाइटल क्या है। उसके बाद किरदार जो है उनका तज्जिया करें कि मेन करेक्टर्स जो हैं उनकी जो लाइफ है, जो उनके एक्शंस जो हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है, ठीक है। देन थ्रू एक्शंस और इवेंट्स के जो इवेंट्स पेश आते हैं, उन इवेंट्स से क्या आइडिया निकलता है, कि उन इवेंट्स को देखकर हमें क्या लगता है ज़िंदगी के बारे में इन जनरल। देन थ्रू टाइम प्लेस एंड अदर डिटेल्स ऑफ द सेटिंग, के सेटिंग के ज़रिए जो है वो भी थीम को एम्बेड करने की आप ये कहें कि कोशिश की जाती है बाय द राइटर्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लाइमैक्स। कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो आप ये कहें कि लड़ाई शो की जाती है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। फिर उस कॉन्फ्लिक्ट का आप ये कहें कि रेजोल्यूशन होता है थ्रू ऑथर्स टोन एंड एटीट्यूड, यानी कि जो राइटर है, जो उसका लहजा है, जिस लहजे में वो गुफ्तगू कर रहा है, जिस लहजे के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, मुख्तलिफ नेचर के अल्फाज होते हैं जिनको राइटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, कि उन अल्फाज के ज़रिए जो है वो सब्जेक्ट कैसे रिवील हो रहा है, और उन अल्फाज के ज़रिए जो है वो राइटर का एटीट्यूड हमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा जेन एयर, वही नावल जो आपने देखा, उसके हवाले से जो है उसका थीम आपको डिस्कस किया गया है। Charlotte Bronte uses many themes in the novel Jane Eyre to add drama and suspense. One of the secrets to the success of the novel is that it touches a number of important themes while टेलिंग अ कंपेलिंग स्टोरी। इसके अंदर मिस्ट्री भी है कि वो जो खातून है बर्था मेसन, हमें नहीं पता कि बर्था मेसन है कौन, आखिर में जाकर रिवील होता है ऑन द डे ऑफ द मैरिज कि देयर इज अ वुमन नेम्ड बर्था मेसन इन द हाउस, ठीक है। लव जो है वो भी है, फिर ऑर्फन्ड गर्ल जो है उसका ग्रोइंग अप, वो भी इसका एक थीम है। फेमिनिज्म एंड इंडिपेंडेंस, अब उस दौर में विक्टोरियन एज में जेन एयर जो है, शार्लोट ब्रोंटे ने लिखा, इसको फेमिनिस्ट नावल कहा जाता है। फेमिनिस्ट नावल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो आखिर में जो इक्वालिटी का वर्ड यूज करती है, कि वी आर लिविंग एज इक्वल पार्टनर्स, कि हम इक्वल हैं, ठीक है। अब हालांकि उस वक्त मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन जेन जो है उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपनी इंडिविजुअलिटी असर्ट करने की कोशिश करती है। और पर्सनल फ्रीडम का थीम हमें दिखाई देता है कि वो आज़ादी चाहती है, यानी कि वो बचपन में आप देखें तो वो जो उसका कज़न है, मिसेस रीड का बेटा है, वो उस पे हमला करती है सिर्फ ये कि वो अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट वो लोवर्ड स्कूल में जाती है, वहाँ पर फिर रॉचेस्टर के पास जाके जो वो लोवर्ड स्कूल से निकल कर जो नई नौकरी इख्तियार करती है, उसका मतलब भी इंडिपेंडेंस हासिल करना होता है, ठीक है। और आखिर में रोचेस्टर से शादी जो है वो भी ऑन द इक्वल टर्म्स वो शादी करती है। और उस दौर में आप किसी मर्द के रिश्ते को इनकार कर दें, पर्टिकुलरली वो मर्द के जिसने आपको सहारा दिया हो, यानी कि वो सेंट जॉन रिवर्स जो है जिसका वो इनकार करती है, तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि शी वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन एंड शी फील्स दैट men are just equal, इनके women are just as equal as women। इसके अलावा रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का थीम जो है वो भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। कि जेन जो है वो रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है, रिलीजियस नेचर की है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसके अंदर है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम शी एक्सरसाइजेज हर फ्रीडम एंड लव एज वेल। अच्छा, ना वो एक्सट्रीमली रिलीजियस है और ना ही वो एक्सट्रीमली आप ये कहें कि ए रिलीजियस है। सो शी इज़ समवेयर इन बिटवीन। फिर इसके अलावा रिलीजन के हवाले से हमें करेक्टर दिखाई देता है जॉन रिवर्स का, सेंट जॉन रिवर्स जो कि चीन का कज़न है। वो भी एक जो है वो रिलीजियस एस्पेक्ट हमारे सामने दिखाता है कि उस ज़माने में जो लोग थे मिशनरी मिशनरी के तौर पे जाया करते थे उन ममालिक में जहाँ पे ईसाइयत नहीं है, और वो ईसाइयत का अपना प्रचार किया करते थे, ठीक है। सोशल क्लास का थीम है, ठीक है।
क्योंकि सोशल पोजीशन आपकी माशरे में क्या है कि वो ऑर्फन हो चुकी है, पेनीलेस उसको दिखाया जा रहा है, ठीक है, और इसके बावजूद वो अच्छे जहन की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अपर क्लास के लोग हैं, जिस तरीके से मिसेस रीड या उसके कजन्स जो हैं वो जो एटीट्यूड उसके साथ अपनाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि अमीर लोग चाहे अमीर हो जाएं, लाजमी नहीं कि वो दिल के भी अच्छे हों, ठीक है। जेन को अगर आप देखें तो शी इज एजुकेटेड एट दैट टाइम पीरियड 1840s में, शी इज एजुकेटेड, शी इज वेल मैनर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड, येट गवर्नेंस के तौर पे काम कर रही है, पेड सर्वेंट है, निचले दर्जे से ताल्लुक रखती है और बेयारो मददगार है, यानी कि पावरलेस है। कि आप एजुकेटेड हों, आप अच्छे भी हों, आप अच्छी पर्सनैलिटी रखते हो, इसके बावजूद लाजमी नहीं कि आप माशरे में ऊपर चले जाएं। पैसा जो है वो अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क जो है वो लाजमी रखता है। द नेक्स्ट थीम इज सर्च फॉर होम एंड फैमिली। कि थ्रू आउट द नावल जेन हमें दिखाई देती है कि वो एक ऐसी जगह की तलाश में है जिसको वो अपना घर कह सके, ठीक है, और एक ऐसा घर कि जिसको वो माशरे में अपना घर जो है वो इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। शुरू में वो हमें दिखाई देती है कि वो गेट्स हेड हॉल यानी कि मिसेस रीड के घर में है, फिर उसके बाद वो स्कूल चली जाती है, फिर उसके बाद वो थॉर्नफील्ड हॉल की सूरत में उसको नया घर मिलता है, वहाँ पे वो रहती है, वहाँ पे एग्जैक्टली शादी वाले दिन उसको वहाँ से निकलना पड़ता है। उसके बाद वो रिवर एंड पे सेंट जॉन रिवर्स जो है उसके पास जो है वो रहती है, और अल्टीमेटली फिर उसको अपना घर जो है वो मिल जाता है जब वो शादी करती है रोचेस्टर से उसके नए घर में, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन सी कि देयर आर द मल्टीपल थीम्स दैट एग्जिस्ट इन जस्ट वन नॉवल जैन एयर, ठीक है, मल्टीपल थीम्स हैं जिनको उन्होंने निकाल कर आपके सामने ऊपर रखा है। तो इसी तरीके से कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर जो होता है इट कैरीज मल्टीपल थीम्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू की एग्जांपल देने के लिए आपको एक स्टोरी दी गई है कि एन ऑटोमोबाइल इंसिडेंट एक्सीडेंट अकर्स, टू ड्राइवर्स आर इन्वॉल्व। पॉइंट ऑफ व्यू कि एक्सीडेंट होता है। अब एक्सीडेंट के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो उनका नुक्ता नजर है, एक उनको पता होगा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, टू ड्राइवर्स आर इन्वॉल्व, अब उसमें टू ड्राइवर्स हैं, दोनों का नुक्ता नजर अलग होगा। विटनेस इंक्लूड फोर पासर्स बाय, कि एक्सीडेंट को देखने वाले जो विटनेस हैं उनमें चार मुसाफिर हैं, हर मुसाफिर का अलग ओपिनियन होगा। अब पुलिसमैन, एक पुलिसमैन उसका अपना ओपिनियन होगा। अ मैन विद अ मोबाइल फोन हु हैपन टू बी शूटिंग द सीन, और एक फोन आदमी जो कि फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था वो भी उसको देख रहा है। एंड द बेगर्स हु आर सिटिंग वाज क्लोज बाय सिटिंग, ठीक है। तो अब जितने लोग हैं उतने ही पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और 9 लोग जो हैं वो आपको, अगर आप उनका इंटरव्यू करें तो हर बंदा आपको जो है वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन देगा एक्सीडेंट की, ठीक है। किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में वो शख्स जो कि कहानी बता रहा होता है और वो किस तरीके से कहानी बता रहा होता है, इस चीज़ का फैसला करना ऑथर यानी कि जो राइटर है उसके लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि जर इसी से आपकी टोन जो है स्टोरी की वो एस्टेब्लिश होती है, और कहानी का मतलब जो है वो इफेक्ट होता है, वो मतलब चेंज हो सकता है कीपिंग इन व्यू की स्टोरी कौन बता रहा है, ठीक है। और ये जो स्टोरी बता रहा होता है इसको हम जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। लिटरेचर के अंदर 3 पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं। वी हैव द फर्स्ट पर्सन, वी हैव द थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। थर्ड पर्सन जो है यानी कि वो अपने पर्सपेक्टिव में वाकयात को वो बयान कर रहा है, जो उसकी ज़ाती राय है वो उसके हिसाब से बयान कर रहा है, या फिर वो ऑब्जेक्टिवली बयान कर रहा है कि मैंने ये देखा ऐसा वो। और एक होता है ओमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि एक ऐसा शख्स कहानी सुना रहा है कि हु इज ऑल नोइंग, कि जिसको हर चीज़ का इल्म है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हेन character in the story is the narrator. The character is telling the story. The narrator uses pronouns I, me, my, we, ठीक है। यानी कि नरेटर जो है वो खुद कहानी बयान कर रहा है, ठीक है, जिसमें अब ये आई और वी के पर्सपेक्टिव में और मी के पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू होगी। अब यहाँ पे आपके सामने पैराग्राफ लिखा है, आप इसको देखें तो आई, माई, आई के वर्ड आपको और मी के वर्ड जो है वो आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू।
थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू कि जब स्टोरी एक ऐसे शख्स की ज़बानी सुनाई जा रही है जो कि खुद कहानी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और इसमें प्रोनाउंस जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो या तो लोगों के नाम लिए जाते हैं कि उसने ये किया, या फिर ही, हिम, हिज, हर, शी, दे, इस किस्म के प्रोनाउंस जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि जो बंदा कहानी सुना रहा है वो ऑब्जर्वर है, यानी कि वो कहानी को या इन वाक़यात को देख रहा है, लेकिन हाउएवर ही इज नॉट एग्जैक्टली, आप ये कहें कि द करेक्टर इन द स्टोरी। तो यहाँ पर उसकी एग्जांपल लिखी है, टॉम grabbed an armful of flies from the bottom drawer of his file cabinet, spun his chair around toward his desk and heaved the files down onto his desk, ठीक है। ये जो है ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है। आगे एक्सरसाइज है, प्लीज इसको यू मे look at it on your own. Last point regarding any piece of literature is its style. तो स्टाइल जो है, स्टाइल इज सिंपली द वे इन विच वन पुट वर्ड्स टुगेदर व्हेन राइटिंग, यानी कि जब आप लिखते हैं तो जिस अंदाज में आप ये कहें कि अल्फाज को जोड़ते हैं वो आपका स्टाइल कहलाता है, ठीक है। And when we are talking about writing, particularly when we're talking about novel writing, good style is very important because people love to read the words or the sentences that are written with clarity and precision, यानी कि clarity और precision से लिखे गए जो जुमले होते हैं, the words or the sentences that contain flowery expressions. People love to read those sort of lines in writing or in literature, ठीक है। तो style is created by the writer's choice of words. Style also introduces the tone or the writer's attitude toward the subject and characters and the story's mood or the feeling, इससे सारी चीज़ें एस्टेब्लिश होती हैं। स्टोरी का मूड क्या है, सार्कास्टिक मूड है, आयरॉनिक मूड है, हैप्पी मूड है, जॉयस मूड है, मतलब कि किस किस्म का मूड है। इट इज़ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ द वोकैबुलरी और यूज ऑफ द वर्ड और द वे इन दीज वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर। स्टाइल को बनाने में फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं उनका बहुत ही अहम किरदार होता है स्टाइल को क्रिएट करने में। अब ऑब्वियसली स्टाइल का कैसे पता चलेगा, जब हम रीडिंग करेंगे, थ्रू द डायलॉग्स, थ्रू द डिक्शन, थ्रू द टोन एंड थ्रू द सिंटैक्स, यानी कि जो सारे वर्ड्स हैं मिल मिलाकर उसी से हमें स्टाइल का पता चलेगा। मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल हम देखते हैं कि मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल जो होते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है डिक्शन। डिक्शन रेफर्स टूवर्ड द चॉइस ऑफ द वर्ड्स, कि अल्फाज किस तरीके से चूज किए गए हैं, कि अल्फाज सिंपल हैं या डिफ़िकल्ट हैं। आपको पता है कि क्लासिकल पोइट्री में बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन आया, रोमांटिक रेवोल्यूशन, और उन्होंने कहा कि भाई शायरी जो है इट शुड बी रिटन इन दी सिंपल लैंग्वेज, यानी कि जो आम आदमी की ज़बान है उसी लैंग्वेज के अंदर पोइट्री लिखी जानी चाहिए। सो वहाँ पे एक सिंप्लिसिटी ऑफ द लैंग्वेज की मूवमेंट शुरू हुई। सिंटेक्स जो है, सिंटेक्स का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, के अल्फाज को अरेंज किस तरीके से किया गया। पोइट्री के अंदर अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इज टोटली डिफरेंट। हाउएवर आप ये कहें कि फिक्शन के अंदर जो है या प्रोज के अंदर जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाता है, उसी के तहत जो है वो जुमले लिखे जाते हैं। पंक्चुएशंस का इस्तेमाल कैसे है, अगर कोई रेपिटिशन हो रही है, लैंग्वेज के हवाले से एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है या कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है। टोन है जी इसके बाद, दिस रेफर्स टू द राइटर एबिलिटी टू क्रिएट एन एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट, कैरेक्टर्स और इवेंट्स इन द स्टोरी। व्हेन रीडिंग, try to identify the words the writer uses to create specific mood, attitude, or tone. Sometime one can recognize the theme in the story by examining the writer's style. कि theme का भी बाज़ बात आपको style और उसकी tone जो होती है उससे पता चल जाता है। And the final thing is the dialogue. This refers to the actual speech that takes place between the character. Dialogue क्या है? गुफ्तगू, जो कि एक नावल के अंदर किरदारों के बीच में गुफ्तगू हो रही होती है, उस गुफ्तगू को डायलॉग्स कहा जाता है, ठीक है। These dialogues they reveal a lot. They reveal a lot about the characters. They reveal a lot about the setting.
the educational background, the motivations and the beliefs of the people who are involved in that dialogue। ठीक है, तो जब कभी भी आप नावल पढ़ें तो डायलॉग्स पे खास फोकस करें। एक तो जनरल डिस्क्रिप्शन होती है और एक डायलॉग्स होते हैं। तो डायलॉग्स जो हैं वो किरदारों के इंटरनल मोटिव्स जो हैं उनको वो रिवील करते हैं। So that is all for unit number 4, and it is very important unit as it conveys to you the all the basic ideas that we can employ, that we can use to understand any piece of fiction, नावल के हवाले से खासकर, यानी कि और इन जनरल यही चीज़ें जो हैं ये मतलब कि ड्रामा पे भी अप्लाई होती हैं, यही चीज़ें प्रोज पे भी अप्लाई होती हैं, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, बाज़ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बाज़ चीज़ें जो हैं वो सेम होती हैं। तो लेकिन ये कि बुनियादी जो एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर हैं वो यही हैं जिनको विद एग्जांपल्स इस यूनिट के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस किया है।